हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्विक सेशन में, जहां पर हम लोग आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक इंडियन मैपिंग को कंप्लीट करेंगे। इंडियन मैपिंग में जिसमें कि सारी बातें हम लोग कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे आपके माउंटेन रेंजेस, मतलब कि हिमालय माउंटेन से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो सब करेंगे। उसके बाद हम लोग आपके नदर्न प्लेन्स पर आएंगे। नदर्न प्लेन के बाद आपके पेनिनसुलर प्लेटू वाले रीजन को पूरा कवर करेंगे अच्छे से। उसके बाद आपके कुछ कोस्टल प्लेन्स आते हैं। कोस्टल प्लेन्स के बाद आपका मेजर पोर्शन आता है एक आइलैंड का। जब इतना हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो हमारा अब एक मेजर पोर्शन जो बचता है वो आता है आपके इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। इंपॉर्टेंट रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज को पढ़ने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी देख लेंगे। तो ये पूरा मोटा मोटा हम लोग इंडियन मैपिंग को कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई ये 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा इसमें टाइम ना लगे। और आप लोग के लिए भी बहुत ही क्रूशियल टाइम है, तो आई मस्ट रिस्पेक्ट दैट टाइम। और मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूँ। तो बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिमालयास के बारे में देखते हैं। हिमालयास के बारे में आप सबको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा मैप लग रहा होगा, बट बिलीव मी, इससे ज्यादा हिमालयास में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मोटा मोटा अगर हम लोग शुरुआती तौर पर इसके हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन में इसको हम लोग 5 टाइप्स में डिफाइन करके देख सकते हैं। कौन कौन सा है भाई? सबसे पहला है यहाँ जो आपको ब्लू कलर के रेंज में दिख रहा है ना, ये है आपका ट्रांस हिमालय, जिसके अंदर आपको काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश माउंटेन। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हिमालयाज आता है वो आता है मेजर मेजर सा, ये हमारा ग्रेटर हिमालयाज है, जिसको कि हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। ये व्हाइट कलर में आप लोग को दिख रहा हो, ये क्या है? ग्रेटर हिमालयाज, जिसको कि हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं। उसके बाद यहां पर देखो, ये पिंक कलर में जो आपको दिख रहा है ना, ये आपके मिडिल हिमालयाज हैं, या फिर इसी को आप लोग लेसर हिमालयाज बोलते हैं, या फिर इसी को आप लोग हिमाचल भी बोलते हैं। तो इन 3 नाम से ये पिंक वाले डिफाइन कर सकते हो आप। फिर इसके बाद इसके नीचे एक शिवालिक रेंज आता है। शिवालिक रेंज के बाद यहां पर आप देखोगे ये वाला हिस्सा जो ये ग्रे कलर में आपको दिख रहा है, इसको हम लोग पूर्वांचल हिमालयास बोलते हैं। ठीक है। अब इन्हीं में जो भी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है उनको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्रांस हिमालयस के बारे में देखते हैं। ट्रांस हिमालयस में जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है K2। K2 इज गॉडविन ऑस्टिन। आप सबको पता है कि हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक अगर है तो वो गॉडविन ऑस्टिन K2 है। ठीक है। बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं, शायद कंचनजंगा को मानते हैं। उनको मैं बता देता हूँ कि भाई हमारे लिए तो ये पीओके वगैरह हम तो मानते नहीं है ना, ये सारा अपना ही इंटीग्रल पार्ट है। और इसीलिए K2 भले ही पीओके में क्यों ना हो, बट दिस इज आर लैंड, है ना, और इसीलिए ये हमारे अंडर में ही आए। K2 इज आर्स, तो इसलिए हमारा हाईएस्ट माउंटेन पीक अगर कोई भी पूछता है तो मैं तो K2 बोलता हूँ। इसके बाद यहां पर आपको अभी जब मैं रिवर्स पढ़ाऊंगा तो ये मैं आपको बताऊंगा, जो इंडस रिवर है वो आपके लद्दाख और जस्कर के बिल्कुल बीचों बीच से यहां से फ्लो होकर ऊपर गिलगिट रीजन पे जाता है और फिर वहां से बेंड होकर नीचे, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पीक्स है। यहाँ पर क्या हो गया? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। इसके बाद इधर आओगे तो जस्कर का ही एक एक्सटेंडेड पोर्शन आपके कैलाश माउंटेन्स में देखने को मिलता है। कैलाश माउंटेन आप सबको पता है, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं है, ये तिब्बत रेंज में है। तो इन सबको हम लोग ट्रांस हिमालयास बोलते हैं। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं अब ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास की अगर एक्सटेंशन की बात करोगे तो पहला यहां पर ये नंगा नंगा पर्वत, और यहां पर देख रहे हो नामचा बरवा, ये दो इसके एक्सटेंट्स हैं। नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक इस पूरे ग्रेटर हिमालयास को या फिर हिमाद्री को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर नंगा पर्वत या फिर नामचा बरवा, इसके बीच में कुछ और इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जिनको कि हमें नेपाल वाले रीजन में देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा हाइट देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस पूरे ग्रेटर हिमालय सेक्शन में सबसे हाईएस्ट पीक्स आपको कहां देखने को मिलते हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ मिडिल रेंज में, यहाँ इस वाले रीजन में। क्योंकि यही सारे इंपॉर्टेंट, आपको पता है माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल के अंदर। कंचनजंगा कहां पर है? ये रहा आपका, ये आपके सिक्किम और यहाँ नेपाल के बॉर्डर पर आपको मिलता है, मोस्टली सिक्किम एरिया में है। तो इसीलिए सिक्किम, हमारे सिक्किम, चूंकि यहाँ पर आप कंचनजंगा देख रहे हो तो कंचनजंगा हमारे लिए सेकंड हाईएस्ट पीक बन जाता है। K2 के बाद सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? वो तो माउंट एवरेस्ट ही है, आप सबको पता हो। यहाँ पर कुछ और माउंटेन रेंजेस की बात करें तो ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा। ये 5-6 नाम है जो कि आप चाहो तो याद कर सकते हो। धौलागिरी याद रखना हमेशा, धौलागिरी जो वर्ड है ये माउंटेन पीक है। जबकि जब आप यहाँ पर आओगे, जब आप किसके बारे में पढ़ रहे होगे? लेसर हिमालयस या मिडिल हिमालयस के बारे में पढ़ रहे होगे, तो ये धौलाधर जो है, धौलाधर है ये, और ये क्या है? धौलागिरी है। तो ये दोनों कंफ्यूजिंग सा होता है, इसीलिए याद रखना इसको हमें। ये माउंटेन पीक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारे माउंटेन पीक्स हम लोगों ने देखे। फिर इसके बाद अगर हम लोग फिर नीचे आते हैं, जिस हिसाब से हम लोग ये बोल रहे थे कि यार हमारा ये जो ग्रेटर हिमालयस, हिमाद्री वाला पोर्शन, ये कॉन्टिन्यूअस माउंटेन चेन है। लेकिन जब हम लोग अपने लेसर हिमालयस, मिडिल हिमालयस या हिमाचल वाले की बात करते हैं,
तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस चेन में हमें दिखाई देता है। डिसकॉन्टिन्यूअस चेन, ये क्या क्या चेन बताता है भाई? सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर पीर पंजाल। ये पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर नागतिबा, फिर मसूरी, फिर कुमाऊं, ये मेजर मेजर पोर्शन है, आपको ये देख सकते हैं ना। यहाँ पर आप ये देख सकते हो जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज तो भाई आपका कश्मीर में, ठीक है। ये आपका जो धौलाधर रेंज है वो आपका हिमाचल प्रदेश में हो। इसके बाद नागतिबा, मसूरी और कुमाऊं, ये जो रेंज है ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है कहाँ पर होगा भाई, उत्तराखंड में होगा। फिर इसी का एक्सटेंशन अगर हम नेपाल में आके देखते हैं तो नेपाल में भी ये टूटे टूटे ही फॉर्म में दिखते हैं। इसका नाम है महाभारत रेंज, इसको बोलते हैं हम लोग। और इस महाभारत रेंज में ही हम लोग को दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन्स दिखते हैं, वो है दुधवा, मोरी, चुरिया, है ना। दुधवा, मोरी और चुरिया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे ही यहाँ नेपाल वाला सेक्शन खत्म होता है, फिर हमारा दार्जिलिंग हिल्स आ जाते हैं। दार्जिलिंग हिल्स किसका पार्ट है? अपने लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज या फिर हिमाचल का पार्ट है। हिमाचल हर पूरे जगह के लिए अगर नहीं भी यूज कर रहे हो आप, तो बेसिकली इसको आप लोग मिडिल या लेसर हिमालयाज जरूर से बोलो। और इसी का एक्सटेंशन अगर हम लोग यहाँ अरुणाचल प्रदेश के साइड में जाते हैं तो यहाँ पर 4 माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ये 4 आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। तो ये है हमारे कौन से पार्ट? आपके मिडिल हिमालय। फिर इसके बाद शिवालिक का रीजन आता है। शिवालिक आप लोग को बस एक बात याद रखना है कि भाई जो ये शिवालिक है ये आपके फ्लूवियल ओरिजिन का है ना, फ्लूवियल ओरिजिन का है। और यहां पर आपको एक गंडक रिवर दिखेगी, है ना, ये गंडक रिवर, जो ये रेड कलर का आप देख रहे हैं, रेड कलर का, ये आपका शिवालिक है। और शिवालिक कहां पर एंड होता है? जहां पर हमारी गंडक रिवर आती है, गंडक रिवर, है ना। तो गंडक रिवर से याद रखना कि गंडक रिवर जहां भी आ रही है वो शिवालिक का एंड है, लगभग लगभग, इससे ज्यादा नहीं है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालयाज की जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये मेजर मेजर ये 4 पोर्शन है। कौन कौन से? पहला है पटकाई बम, फिर है नागा हिल्स, फिर है मणिपुरी हिल्स और फिर है मीजो हिल्स, जिसको लुशाई हिल्स भी बोलते हो आप लोग। और यही पूर्वांचल हिमालयाज का ही फर्दर एक्सटेंशन हमारे म्यांमार में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अराकान योमा। और यही अराकान योमा रेंज जो है ये फर्दर नीचे जाती है और यही फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को भी फॉर्म, अंडमान निकोबार को भी आज हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो हम ये 4 माउंटेन रेंजेस को इंपॉर्टेंट तरीके से देखें। अब यहां पर एक चीज का ध्यान आपको ये रखना है, यहां पर कुछ माउंटेन रेंजेस हमारे नॉर्थ ईस्ट में और भी हैं, जैसे कि गारो, खासी, जैंतिया या फिर मिकिर, बिराइल, बरेल, ऐसे जितने भी आपके माउंटेन रेंजेस हैं, ये सारे माउंटेन रेंजेस आपके हिमालयन पार्ट में नहीं। जब हम लोग अपना पेनिनसुलर इंडिया को पढ़ेंगे, पेनिनसुलर इंडिया का ही एक्सटेंशन कहलाता है ये 5-6 माउंटेन्स। इनके बीच में अभी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि एक मालदा गैप फाइंड आउट होता है, यहाँ पर रांची हिल्स मिलते हैं, सॉरी यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और यहाँ पर आपके मेघालय प्लेट्यूज है। तो इन दोनों के बीच में, या फिर इनको मेघालय अपलैंड्स भी बुलाते हैं, इन दोनों ही सेक्शन को हम लोग अभी पेनिनसुलर वाले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो ये अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टिंक्शन में कैसे ये दिखेंगे, है ना। लेकिन अब अगर हम यही चीज इसको अगर वर्टिकल फॉर्म में डिवाइड करें, तो वर्टिकल फॉर्म में हम लोग हमेशा इस चीज को रिवर्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई एक उस तरफ आप देखोगे तो वो आपका इंडस रिवर है, यहीं से आपका ये इंडस रिवर यहाँ लद्दाख और जस्कर से नीचे जाता हुआ यहाँ पर आपके एक नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत और ऊपर बनना चाहिए, ऊपर कहीं होता है, और उससे ऊपर जाके वो बेंड होके इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर, जैसे कि इंडस रिवर यहां से बाहर निकलता है, सिमिलरली आपका जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आपके बिल्कुल इंड नामचा बरवा के इधर से घूम के आता है, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो हमारे ग्रेटर हिमालयास है ना, ये 2 रिवर्स को बाउंड्री देते हैं या फिर एज प्रोवाइड करते हैं कि उसको घूम के इधर से आओ भाई, ये हम काटने नहीं देंगे, इधर से घूम के आओ या तो इधर से घूम के आओ, ठीक है। फाइनली हम लोग इंडस रिवर से सतलज रिवर के बीच में अगर देखते हैं, इंडस रिवर से सतलज रिवर यहां पर आप जानते हो लाहौल स्पीति वैली अपना, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। सतलज रिवर यहां से एंटर करता है और फिर इन दोनों के बीच के जो भी माउंटेन रेंजेस आते हैं उनको हम लोग कश्मीर पंजाब हिमालयास का नाम, ठीक है, क्या देते हैं? कश्मीर पंजाब हिमालयास, नॉर्मल टर्म है, ये सभी के सभी कश्मीर पंजाब हिमालयास के पोर्शन। फिर उसके बाद हम लोग इस सतलज रिवर से लेकर काली रिवर, आपको पता होगा काली रिवर जो है वो अभी डिस्प्यूटेड भी है वैसे तो, लेकिन ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाती है काली रिवर, ठीक है। काली रिवर के बाद काली और इसी के एक ट्रिब्यूटरी है करनाली रिवर, यही दोनों रिवर आगे चल के मिलकर घग्गर रिवर भी बनाती हैं हमारे इंडिया के अंदर में।
तो फिलहाल हमें काली रिवर से ही काम करना है अभी के लिए। तो काली रिवर मतलब कि जहां पर हमारा इंडो नेपाल बॉर्डर है, इधर वाला वेस्टर्न हिस्सा उसका, और वहां से सतलज के बीच वाला जो हिस्सा है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं भाई क्या, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और इधर आते हैं। इस काली रिवर से लेके यहां पर आप देखोगे तो एक आपकी कोसी रिवर है ना, कोसी रिवर। इस दो सेक्शंस के बीच वाले हिस्से को हम लोग नेपाल हिमालयस बोलते हैं। और यहीं पर छोटा सा एक रिवर तीस्ता है। तीस्ता और कोसी के बीच में जो हिमालय का रेंज आता है वो आता है सिक्किम हिमालयस। सिक्किम हिमालयस के बाद का जो रीजन है, मतलब कि रिवर तीस्ता से लेके यहां पर दिहांग रिवर तक। दिहांग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र जैसे ही अब ये इंडिया में एंटर करेगा तो ब्रह्मपुत्र के नाम से कहलाने लगेगा। लेकिन अभी मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ के ब्रह्मपुत्र कहलाता है, अभी ये रिवर दिहांग है। तो दिहांग जो है, ये रिवर तीस्ता से दिहांग रिवर जो होगा, इसके बीच के हम लोग को असम हिमालयस के नाम से। ठीक है, तो ये क्या होगा, वर्टिकल क्लासिफिकेशन। तो माउंटेन रेंजेस में मोटा मोटा इतना ही है जिसको कि हमें समझना है, इससे ज्यादा हिमालयन माउंटेन्स में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, इतना अगर क्लियर है तो हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे हमने ये वाला ग्रेटर हिमालयस वाला पार्ट तो देख लिया। अब एक बार नॉर्दर्न प्लेन की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। नदन प्लेन का वैसे तो फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें, बस एक क्विक मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताता हूं कि भाई देखो, नदन प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है कि जब बहुत सारी रिवर्स इस ऊंचे ऊंचे हिमालयन माउंटेन से पानी लेकर आ रही थी, तो इन पानी के साथ साथ इरोजन भी हुआ, और इरोजन के साथ बड़े बड़े बोल्डर्स आए। जैसे ही ये बोल्डर्स इनके नीचे नीचे ये इकट्ठा होते गए, तो इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं ये भब्बर रीजन है ना। इकट्ठा कर करके सारे पत्थर, इनके बड़े बड़े बोल्डर्स जो है इकट्ठा कर दिए। ऑब्वियस सी बात है, बड़े बड़े पत्थर हैं तो रिवर जैसे ही इनके नीचे आएगी तो गायब हो जाएगी। मतलब भबर रीजन में हमें कोई रिवर्स नहीं दिखती हैं। लेकिन जैसे ही ये वाला इलाका खत्म होता है, उसके बाद रिवर्स जो है वो वापस से रीअपियर करती हैं। जब वापस से रिवर रीअपियर करती हैं तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं तराई रीजन। तो आपका जितना भी वो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है नीचे वाले हिस्से में, आप उन सबको तराई रीजन में क्लासिफाई करके देख सकते हैं। तराई रीजन कैसा होता है, स्वैम्पी एरिया सा होता है, पानी उसमें थोड़ा थोड़ा भरा होता है। इतना होता है कि भाई अब और पानी उसमें अब भर भर नहीं सकते हो आप, जितना भरना होता है ये ऑलरेडी रिवर वगैरह भर देती है। ये आपका स्वैम्पी एरिया तराई रीजन होता है। तराई रीजन जब पानी फिर उतना भर जाता है तो उसके बाद वो अपना एक रास्ता ढूंढता है कि भाई किधर से बह के जाएं हम। वो ही हिस्सा हमारे रिवर्स के फॉर्म में फिर आगे बढ़ता है। जहां पर कभी पुराने जमाने में रिवर्स बहा करती थी, जैसे यहां पर आप देख सकते हो इस वाले सेक्शन में, देखो कि अगर रिवर पहले बहुत ही वाइड ओपन थी, बहुत ही वाइड ओपन थी, तो जहां जहां पर भी रिवर्स बहती थी तो अपने साथ एल्यूवियल डिपॉजिट्स लेके आती थी। और ये एल्यूवियल डिपॉजिट के वजह से यहां पर हम लोग बहुत बढ़िया खेती करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रिवर्स थोड़ी आगे बढ़ती गई, उन्होंने डीपली अपनी जमीन को काटना स्टार्ट किया, और जितना इनका डेप्थ बढ़ता गया उसके हिसाब से जो इनका चौड़ापन था ना, वो धीरे 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 नैरो होता गया और ये डीप होता गया। तो डीप होने की वजह से जो अब का आसपास वाला रीजन है वो ज्यादा फर्टाइल हो, क्योंकि अब तो ऊपर ऊपर कभी रिवर बह ही नहीं रही है। तो बहे तो भाई पता नहीं कितना जमाना हो गया, हजारों साल हो गए हैं या 10,000 साल हो चुके हैं। तो इसके वजह से आप बोल सकते हो कि ये वाला जो रीजन है, जितना इन्होंने एलुवियल डिपॉजिट किया था उसका तो भरपूर इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं। इसीलिए ये हमारे लिए ओल्ड एलुवियल कहलाते हैं, पुराने वाले एलुवियल कहलाते हैं। और इस पुराने वाले एलुवियल को हम लोग बंगार बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो नया वाला एलुवियल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खदार बोलते हैं। और खदार रीजन ही हमारे इस पूरे नदन प्लेन का सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन आता है, क्योंकि रिवर्स अपने साथ बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स, एलुवियल डिपॉजिट्स को लेके आती है, जो कि सॉइल को बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाता है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है ना, तो फिर सिंपली अब हम लोग को एक एक चीजों को पढ़ने की जरूरत है। बस आपको अब एक चीज और समझने की जरूरत है कि मान लो कि अगर ये माउंटेन रेंज को हम कुछ इस तरीके से बनाए, और भबर रीजन को देखें ना, तो भबर रीजन हमारा जो बोल्डर्स आए हैं वो इस रीजन में ज्यादा इकट्ठा हुए हैं और धीरे 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 यहां तक आते आते पतले हो गए। अगर कोई आपसे वेस्ट टू ईस्ट जाने के लिए बोलता है तो यहां पर आपको 8 से 10 किलोमीटर के ये बोल्डर रीजन या भबर रीजन दिखेंगे, जहां पर बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये आगे जाओगे यहाँ पर इस ईस्टर्न रीजन में आपको मुश्किल से 1 से 3 किलोमीटर में दिखेगा, और इसका जस्ट ऑपोजिट आपके तराई रीजन में होता है। और ऑब्वियस सी बात है, तराई रीजन इसका ऑपोजिट होगा भी। क्यों? क्योंकि पानी यहां से जल्दी से छन के बाहर आ जाएगा, तो जायज सी बात है इधर का जो तराई रीजन होगा वो ज्यादा चौड़ा रहेगा ईस्टर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड में ऐसे ही कम होगा। इस पूरे नदन प्लेन को हम लोग ऐसे 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। सबसे इधर वाला हिस्सा अपना राजस्थान प्लेन्स है। इसके इधर ऊपर जो हम लोग देखते हैं, इस वाले रीजन को हम लोग पंजाब प्लेन्स बोलते हैं। इसके इधर जब आते हैं तो जहां पर गंगा का पूरा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हम लोग को, तो इसको गंगेटिक प्लेन बोलते हैं। और इनफैक्ट इस गंगेटिक प्लेन को भी हम लोग अपर मिडिल और लोअर रीजन्स में डिवाइड करके देखते हैं। अपर वाला ये घग्गर रिवर है, गंडक रिवर है, ये सब है।
फिर यहाँ जहाँ कोसी से स्टार्ट होता है, कोसी, तीस्ता, ये सारे जो रीजन हैं, ये सारे रीजन हमारे मिडिल रीजन में आते हैं। और जहाँ पर सुंदरबन फॉर्मेशन होता है इधर वेस्ट बंगाल के साइड में, इसको हम लोग लोअर गैंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं। तो ये 3 हिस्सा आपके गैंगेटिक प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है, अपर गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन और लोअर गैंगेटिक प्लेन। यहाँ पर फिर ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा ब्रह्मपुत्र रिवर से, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो एक एक करके जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं राजस्थान प्लेन्स को। राजस्थान प्लेन्स को अगर आप लोग देखो ध्यान से, तो आप पूरे राजस्थान पूरे स्टेट को कुछ इस तरीके से डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे वेस्टर्न हिस्सा जो है वो आप सबको पता है कि डिजर्ट वाला हिस्सा होता है। उस डिजर्ट वाले हिस्से में ही हम लोग के बहुत सारे सैंड्स वगैरह हैं जो कि उड़ उड़ के कभी कभी इधर आते हैं। डिजर्ट एरिया में ही हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या, उसको बोलते हैं ध्रियांस। याद होगा आप लोग को, क्या बोलते हैं भाई, ध्रियांस। ये सैंड ड्यून्स है, ठीक। सिमिलरली जब हम लोग ये वाला जो सेक्शन देखते हैं ना, ये आपका अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज। और आप सबको पता है कि अरावली रेंज बहुत बहुत ज्यादा पुराना है। एक टाइम ऐसा था जब ये माउंटेन हमारे हिमालयन माउंटेन से भी ऊंचा हुआ करता था, लेकिन अब ये इरोड हो के कम बचा है। लेकिन फिर भी अरावली रेंज जो है ये राजस्थान से आपको पूरा ऊपर अभी दिल्ली रेंज तक दिखेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल्स। यहाँ पर मोटा मोटा अगर इसको क्लासिफाई किया जाए तो ऊपर का हिस्सा जो है वो गंगा सागर प्लेन में आता है। फिर यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा जो है, वहां पर आप देखते हो कि अरावली से एक रिवर लूनी निकलती है, ठीक है, रिवर लूनी। और उसके नीचे का हिस्सा कहलाता है साउथ वेस्ट प्लेन्स। ये साउथ वेस्ट प्लेन्स जो होते हैं ना, ये फर्टाइल सेक्शन जहां पर इनको जो एक फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ लैंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ के लोकल भाषा में रोही, रोही नाम देते हैं, रोही ट्रैक्ट्स। ये यहाँ का फर्टाइल एरिया होता है, बहुत अच्छी से खेती वेती होती है यहाँ पर, पानी की व्यवस्था भी बढ़िया है। ये हो गया आपका राजस्थान प्लेन्स। अब सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। बाकी चीजें जो भी होगा वो भी हम रिवर्स वगैरह के सेक्शन में पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, उसमें ऐसा कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं था। सिमिलरली अब हम आते हैं अपने, हमारा क्या क्या हो गया भाई, पहला हम लोगों ने पढ़ा हमारे हिमालयास को, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा हमारे सदर्न प्लेन्स को, और तीसरा बेसिस पर, यहाँ चौथा गलती से लिखा, तीसरा होगा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को आप इस ब्रीफ इंफॉर्मेशन के साथ में वापस से इतने सेक्शंस में डिवाइड करके देख सकते हो। लेकिन अगर मैंने इनका सिर्फ नाम बताया आपको तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगी, तो इससे बेहतर है कि इनको हम लोग मैप्स में इंडिकेट करते हुए चले। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे सेंट्रल हाईलैंड को। ये सेंट्रल हाईलैंड अपने दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड और एक साउथ सेंट्रल। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स को देखते हैं। ये पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा है। यहां पर अगर हम लोग आते हैं तो देखो, ये जो अरावली वाला हिस्सा है और बुंदेलखंड वाला जो हिस्सा, ये कहलाता है आपका नॉर्थ सेंट्रल पार्ट, ठीक। और इसके जस्ट नीचे जो आपका ये मालवा प्लेट्यू है, ये आपका अरावली, सॉरी ये विंध्यास हो गया। और विंध्यास के नीचे ये क्या हो गया, आपका नर्मदा रिफ्ट वैली हो गया, है ना। ये तीन हिस्सों को मिला के आप बोल सकते हो कि ये सदर्न आपके सेंट्रल प्लेट्यू के हिस्से हैं। तो एक बार नॉर्थ सेंट्रल प्लेट्यू और सदर्न सेंट्रल प्लेट्यू को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बस आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर आप मालवा प्लेट्यू को देखोगे ना, तो मालवा प्लेट्यू अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर शेप का होता है। यहाँ पर अरावली और मालवा और यहाँ पर विंध्यास, इनके बिल्कुल बीचों बीच कॉन्फ्लुएंस पर जहां पर ये सब मिलते हैं, वहां पर एक मारवाड़ प्लेट्यू भी होता है, ठीक है। उस प्लेट्यू रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मारवाड़ बोलते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम को या फिर मैप को वापस से समझेंगे बारी बारी से, फिलहाल एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करते हैं। हम लोगों ने देखा उसमें क्या क्या आएगा भाई, एक तो अपना अरावली आएगा, अरावली के बाद यहाँ पर एक आएगा बुंदेलखंड वाला, है ना। मतलब ये अरावली और उसके बगल में ये बुंदेलखंड। अब इसी के नीचे आपका मारवाड़ वगैरह आएगा, वो सदन में आएगा। अरावली और बुंदेलखंड की कुछ खासियत देख लेते हैं। अरावली जैसे हम लोगों ने बोला कि यार वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोटो कॉन्टिनेंट में आता है। हम लोगों ने अपने ज्योग्राफी में इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, कि हमारा जो इंडियन पेनिनसुला है उसको तीन पार्ट में हम लोग तोड़ के देखते थे। कौन कौन सा है भाई, उसमें से एक प्रोटो कॉन्टिनेंट, तीन प्रोटो कॉन्टिनेंट बोलते थे। एक है आपका अरावली, एक है आपका सिंगबम और दूसरा है आपका धारवाड़। तो तीनों सेक्शंस को आप आज के डेट में देख सकते हो, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट रिवर जो है आप देखो, सबसे प्रोमिनेंट सेक्शन जो है वो है आपका अरावली। और अरावली के नीचे तभी हम लोग फिर से बात करेंगे कि जो रिफ्ट क्रिएट होता है उसी में हमारे जो नर्मदा वैली बहती है वो है। बट मोटा मोटा ऐसा समझो कि अरावली आज से बहुत पुराना कुछ बना हुआ है। और ये अरावली का एक्सटेंशन गुजरात के पालमपुर, मतलब गुजरात से फैला हुआ है ये, और ये दिल्ली तक आया, दिल्ली रिज जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो यहाँ से निकलती हैं वो है साबरमती, लूनी
और साथ में इधर साइड में एक जो आती है, जो बाद में आपके यमुना की ट्रिब्यूटरी बन जाएगी डायरेक्टली, ये है रिवर बनास। यहाँ पर ये 3 चीज़ अगर आपको क्लियर है, तो आप ये समझो इसके बाद बुंदेलखंड वाला रीजन। बुंदेलखंड का जो रीजन है वो आपके यूपी और एमपी के आसपास वाला रीजन। यहाँ पर आपको वही रीजन जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि भाई झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर, ये वाला जो एरिया है, ये सारा का सारा एरिया मिलके क्या बनाता है भाई? अपना बुंदेलखंड प्लेट्यू बनाता है। ये बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है, ये ड्रॉट प्रोन एरिया है। यहाँ पर आप जब भी कभी भी जाओगे भी ना, तो आपको बड़े ही सूखे-सूखे पहाड़ देखने को, पहाड़ एरिया है, थोड़ा बहुत पहाड़ देखने को, प्लेट्यू रीजन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो थोड़ी ऊंचाई तो होगी वहाँ। तो बिल्कुल सूखे लैंड्स हैं, वहाँ पर आप बोल सकते हो ड्रॉट प्रोन है। इरोजनल फीचर्स के चलते बहुत ज़्यादा ड्रॉट देखने को मिल रहा है। ड्रॉट के चलते वहाँ पर इरोजन्स देखने को मिल रहे हैं। और जब हम अब इसके और भी नीचे आएंगे ना, कभी अब हम अगर मालवा प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे, तो मालवा प्लेटू में तो बिल्कुल ही बैड लैंड्स बोलते हैं हम। चंबल की घाटी वगैरह सब आपके मालवा प्लेटू के सेक्शंस में। तो ये हो गया आपका बुंदेलखंड। यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि अरावली जो है, ये अपने शुरुआती दौर में जैसे हिमालयस माउंटेन है ना, वैसे ही ये भी एक फोल्ड माउंटेन हुआ करता। लेकिन धीरे धीरे उसका इरोजन होता गया और वहां पर आप लोग आराम से सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फस रॉक्स पा सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के प्रेशर और टेम्परेचर में जब बहुत ज्यादा ये दब गए तो ये मेटामॉर्फस रॉक्स में कंप्लीट हो गए और फिर यहाँ पर आपको इसी और क्वार्टजाइट देखने को मिला। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई अपनी। और इनफैक्ट इसीलिए जब आप अरावली रेंजेस में देखते हो ना, तो वहां पर मतलब आप जब जाओगे तो आपको बहुत बार ऐसे न्यूज में देखने को मिलता है कि भाई अरावली के बहुत सारे पहाड़ को लोगों ने काट काट के सारा मार्बल निकाल के बेच दिया, उसको इलीगल तरीके से बेच दिया। और आज भी ये कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से ये लोग पहाड़ को काट के उससे मार्बल और क्वार्टजाइट निकालते ही रह रहे हैं। तो इस पर गवर्नमेंट एक्शन लेगी, फॉर श्योर ले भी रही है इनफैक्ट। फिर हमारा सदर्न सेंट्रल हाईलैंड्स आता है। सेंट्रल हाईलैंड्स का सदर्न पोर्शन जो है वो बेसिकली 3 रीजन से बनता है। जैसा कि हमने बताया था कि भाई अगर ये अरावली है और ये बुंदेलखंड है, तो यहाँ पर ये मालवा प्लेट्यू, उसके नीचे आपका विंध्या रेंज, और विंध्यास के ही रिफ्ट वैली में बहती है नर्मदा, है ना। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा नजर डालने की जरूरत है कि जो आपका ये मालवा प्लेट्यू है, ये आपके पूरे के पूरे इरोजनल फीचर्स को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर बैडलैंड्स देखने को मिलते हैं, चंबल की घाटी वगैरह देखने को मिलेगी। मतलब कि ऐसी चीजें जहां पर आप एग्रीकल्चर बहुत पुअर देखोगे, और इनफैक्ट पुअर कल्चर ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से भी यहाँ पर आपको और ज्यादा इरोजन फीचर्स देखने को मिलते हैं, और ज्यादा यहाँ की सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो चुकी है। दे हैव नाउ बिकम चंबल बैडलैंड्स बोलते हैं इनको, रवाइंस बोलते हैं, रवाइंस, RAVINES, रवाइंस बोलते हैं। यहाँ पर इसका टॉप लेयर तो पूरा ही खत्म ही हो चुका है, आप ऐसा समझो। फिर ये जो आपका टॉप सॉइल लेयर पूरा इरोड हो चुका है। पॉवर्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए आपको पता है जंगल के डाकू लोग बहुत, उन लोग के छिपने की बहुत बढ़िया जगह बन जाए। इसके बाद नीचे आते हैं तो हमारा विंध्यास रेंज जो है, विंध्यास रेंज आपका गुजरात से लेके बिहार के सेक्शन तक आपको मिलेगा। बिहार को जस्ट टच ही करता है, लेकिन बिल्कुल बिहार तक आपको देखने को मिलता है। इसके जस्ट नीचे एक रिफ्ट वैली बनती है। अब ये रिफ्ट वैली बनती कैसे है? मानो कि हम लोग बिल्कुल साइड में आके, मतलब हम लोग गुजरात के साइड में, या फिर इवन ये समझ लो कि अरेबियन सी में आके हम लोग अपने सामने पहले हम लोग अरावलीज को देख रहे हैं, फिर उसके जस्ट बगल में हम लोग को एक और पहाड़ दिख रहा है। मतलब अरावली तो चलो इधर ऊपर दिख जाएगा, हम लोग को सीधे सीधे क्या दिखेगा? सीधे सीधे दिखेगा भाई ये अपना विंध्यास है। उसके बगल में एक सतपुरा रेंज भी दिखेगा, और इन दोनों माउंटेन के बीच में बहती हुई हम लोग को क्या दिखेगी? नर्मदा रिवर दिखेगी। उसका डायग्राम कुछ ऐसा समझो, जब सामने से हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारे लिए विंध्यास रेंज है, और ये क्या है? हमारे लिए सतपुरा रेंज है। अब जायज सी बात है, और ये दोनों जो है ना, ये ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स क्यों बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स में एक हिस्सा नीचे की ओर सबडक्ट हो जाता है। जो सबडक्ट होता है उसको बोलते हैं रिफ्ट, और ये किसी फॉल्टिंग की वजह से हुआ होगा। हाँ, यहाँ पर जब भी कोई चीज नीचे की तरफ सबडक्ट करता है तो इसके जो स्लोप्स होते हैं वो काफी स्टीप होते हैं, है ना। और जहां पर आप इसको दूसरे दूसरे एंड्स पर देखोगे, ये आपको काफी नैरो स्लोप्स में दिखेंगे। तो मतलब यहाँ पर आपका जो विंध्या रेंज है, इस विंध्या रेंज के सारे रिवर्स जो हैं, जो इधर की तरफ बहते हैं, वो चंबल, सिंध, केन, बेटवा, ये सब देखते हो आप लोग, जो ऊपर जाके अल्टीमेटली यमुना के ट्रिब्यूटरीज बन जाती। और फिर आप इधर साइड में जब आप आते हो तो आपको सतपुरा दिखता है। सतपुरा के भी इधर साइड में बिल्कुल स्टीप स्लोप, और उधर आपको नैरो, मतलब सदर्न हिस्से में आपको नैरो दिखेगा। और नर्मदा बोल रहा हूँ, सॉरी, विंध्यास का नदन रीजन जो है वो आपको बिल्कुल शैलो, इतना कुछ हाई स्टीप स्लोप नहीं दिखेगा वहां पे। तो ये हो गया आपका। आपको पता होना चाहिए कि जो हिस्से ऊपर उठे होते हैं फोल्ड माउंटेन में, उसको होस्ट बोलते हैं, और जो नीचे धस जाते हैं उनको ग्रैबन बोलते हैं। तो ये तो नॉर्मल का पार्ट हो गया। तो ये 3 हिस्सा अपना सदर्न सेंट्रल हाईलैंड्स का भी हो गया।
इसके बाद हमारा फिर से हम देखते हैं भाई उस मैप पर आते हैं कि ये वाला हिस्सा तो चलो हो गया हमारा। अब यहां पर आप देखो कि जस्ट इससे थोड़ा सा और ईस्टर्न साइड में आओ। ईस्टर्न साइड में आते ही आपको एक तो बघेलखंड प्लेटू दिखेगा, है ना, बघेलखंड प्लेटू ऐसा कुछ, बस यहाँ का इसको कि बुंदेलखंड के जस्ट बगल में ये बघेलखंड है। बघेलखंड के भी और ईस्टर्न साइड में आओगे तो आपको ये छोटा नागपुर प्लेट्यू दिखता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसी पार्ट को हम लोग ईस्टर्न प्लेट्यू बोल रहे हैं और इसी ईस्टर्न प्लेट्यू को हम लोग कई सारे रीजन्स डिफाइन हो यहां पर समझते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ईस्टर्न प्लेट्यू की। ईस्टर्न प्लेट्यू मतलब कि छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर नीचे कई सारे और भी हिल्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो नदर्न हिस्सा है उसको बोलते हैं हम लोग हजारीबाग प्लेट्यू, और हजारीबाग प्लेट्यू का भी जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में है सबसे इंपॉर्टेंट हिल्स, इसको बोलते हैं राजमहल हिल्स। इसके छोटा नागपुर प्लेट्यू के सदर्न हिस्से को जब हम लोग देखते हैं तो सदर्न हिस्से में हम लोग को दिखता है गरजात हिल्स, और उसके भी नीचे हमारा वो रांची वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो उसको इसीलिए हम लोग रांची प्लेट्यू बोलते हैं। रांची में भी आप घूमने जाओगे तो आपको ऐसे पहाड़ वहाड़ बहुत बढ़िया दिखते हैं, वहाँ पे पार्क वगैरह भी बने हुए हैं, तो रांची प्लेट्यू बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, ये रांची प्लेट्यू। अब इस पूरे सेक्शन में आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या हुआ, हजारीबाग के ऊपर राजमहल, और राजमहल के जस्ट इधर साइड में जब आप आओगे तो आपको ये मेघालय वाला प्लेट्यू दिखेगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, इस वाले इसमें देखो कि भाई ये अपना क्या है, हजारीबाग प्लेट्यू, सॉरी ये राजमहल हिल्स है, ऊपर आपका हजारीबाग प्लेट्यू हो गया, और इसके जस्ट थोड़े से ऊपर इधर आओगे तो आपका ये वाला मेघालय प्लेन्स, और इनके बीच का जो हिस्सा है, इनके बीच के हिस्से को हम लोग बोलते हैं मालदा गैप। मालदा गैप जो कि अंदर धस गया, सबडक्ट हो गया, और जैसे ये सबडक्ट क्यों हुआ, वही ऊपर हिमालय बनाते टाइम पे नॉर्थ ईस्ट साइड में जब वो टकराया तो ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ, और इसके अंदर की तरफ धंसने की वजह से यहाँ पर क्या इमर्ज होके आता है, एक अगेन रिफ्ट बना होगा, और इस रिफ्ट से हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करता हुआ दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को ये दिखता है कि भाई ये मालदा गैप की वजह से अब उधर के कुछ हिस्से और बाकी हैं। तो सबसे पहले अगर ये चार चीजें आपको समझ में आ गई हों तो इनके बेसिस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चार हिस्से हैं, यहाँ पर इस छोटा नागपुर प्लेट्यू को अगर एक हिली रीजन या प्लेट्यू रीजन आप मानते हो तो उस प्लेट्यू रीजन के अगर ऊपर खड़े होकर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा चारों दिशाओं में नदियां बह रही हैं, इसके टॉप पोजीशन, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, मतलब एक जगह से पूरा ऐसे रिवर फैल जाती है, ठीक है। तो वो देखो अगर ये टॉप पे खड़े हो तो रिवर चारों डायरेक्शन में इधर उधर फैल जाएगी, मतलब कि ऊपर से अगर देख रहे हो तो दाएं बाएं ऊपर नीचे, मतलब कि इधर इधर भी और ऊपर नीचे ये सारे तरफ आपको फैलती हुई दिखेंगी। कौन कौन से रिवर्स जाती हैं यहाँ से, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से आप देख सकते हो कि ये नॉर्थ कोयल, दामोदर रिवर, बराकर रिवर और सुवर्णरेखा रिवर, एक साउथ कोयल रिवर भी है जो कि आगे चल के ब्राह्मणी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, ब्राह्मणी रिवर की, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपके ये कुछ रिवर्स हैं, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, फिर इसके बाद दामोदर, बड़ाकर और सुवर्णरेखा, ठीक है, ये आपके हो गए। फिर यहां पर आपको एक नर्मदा और दामोदर रिफ्ट वैली हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, इसी हिसाब से हम लोग का एक और समझ में आना चाहिए कि भाई यहां पर आप देखो इस छोटा नागपुर प्लेट्यू के फॉर्मेशन की बात हो रही है कि जैसे ही नर्मदा रिफ्ट वैली बनी थी उसके साथ ही साथ यहां पर हम लोग को देखने को मिला कि जो उस पर्टिकुलर टाइम जोन पर वहां पर एक घने जंगल हुआ करते थे पहले के जमाने में, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू पर, और यही घने जंगल जो है ये अंदर की तरफ सबडक्ट हो गए जो कि आगे चल के कोल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो नर्मदा और दामोदर रिफ्ट वैली बनी थी उसके साथ साथ ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले फॉरेस्ट भी सबमर्ज हो गए थे, क्योंकि बाद में एक प्लेट्यू की शेप में ऊपर की तरफ वापस से उठे, और इसी को हम लोग छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही यूनिक स्पॉट है जहां पर आपको कोल और आयरन दोनों के डिपॉजिट्स देखने, ठीक है। कोल और आयरन यूनिक फीचर है यहाँ का, और यहाँ पर जो कोल पाया जाता है वो बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट नहीं है, टॉप मोस्ट क्वालिटी नहीं है, उससे जस्ट एक लोअर ग्रेड का आता है, मतलब सेकंड हाईएस्ट ग्रेड आप बोल सकते हो, बिटुमिनस है, ठीक है। ये हमने सारा चीज पढ़ लिया भाई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पढ़ते हैं नॉर्थ डेक्कन के बारे में। नॉर्थ डेक्कन मतलब कि अब नर्मदा तक तो हम लोग पढ़ चुके थे, विंध्यास नर्मदा, अब उसके नीचे क्या आएगा, सतपुरा, और सतपुरा के नीचे तापी। उन रिवर्स को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जरा एक बार वापस से उस बड़े इमेज को देखते चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, इधर नॉर्थ वाला तो पूरा कवर हो गया अपना, और यहाँ पर एक चीज बस आप और भी देख लो, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मेघालय अपलैंड्स है वहां पर आता है आपका गारो, खासी, जैंतिया। ये जी पहले होगा, गारो होगा, फिर खासी होगा, फिर जैंतिया होगा, करेक्ट कर लेना आप लोग। और फिर इसके बेसिस पर ये जो है तीन चार
आपके, या फिर 3 माउंटेन्स और भी है, मिकिर, रेगमा और बराइल। ये भी आपके इसी ईस्टर्न प्लेट्यू का एक्सटेंशन ही है, ठीक है। तो मिकिर, रेगमा, बराइल, और इनको एक रिवर कपिली है जो कि इस गारो खासी जयंतिया से इनको अलग करती है। तो इन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में, जिनमें 3-3 माउंटेन्स हैं, इनके बीच में एक रिवर कपिली फ्लो करती है। तो रिवर कपिली का भी आप लोग लोकेशन ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं इसी सेक्शन में। अब ऊपर वाला हिस्सा तो कंप्लीट हो गया, इतना पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने, हिमालय से ऊपर बढ़ रहे थे धीरे धीरे यहां तक, नीचे वाले हिस्से को पढ़ना बाकी है। तो सदर्न हिस्से में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने नर्मदा तक देखा था और विंध्यास को ये देखा था कि यार ये तो कॉन्टिन्यूअस रेंज है एक। लेकिन जब हम लोग इसके नर्मदा के ठीक नीचे आके देखते हैं तो हमें सतपुड़ा रेंज जो दिखती है वो सीधे सीधे तो नहीं दिखती है, ठीक है, ये काफी टुकड़ों में टूटी हुई है। और इसी के साथ साथ यहां पर हमारा नीचे महाराष्ट्र प्लेट्यू भी आता है, ठीक है। तो हम एक बार क्या करते हैं, सबसे पहले सतपुड़ा, तापी और महाराष्ट्र प्लेट्यू को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का जो हिस्सा है वो डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है और उस डेक्कन प्लेट्यू में हम लोग नदर्न हिस्सा देख रहे हैं, मतलब कि नॉर्थ डेक्कन की बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू में ऊपर से सतपुरा, सतपुरा के बाद महाराष्ट्र प्लेट्यू। सतपुरा जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस रेंज है और इसमें मोटे मोटे जो सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं वो है, यहां पर देखना, ये है आपका राजपीपला, ये है आपका गाविलगढ़ सेकंड नंबर पर जो आप देख रहे हो। थर्ड नंबर पर आप देख रहे हो ये है आपका महादेव, और ये लास्ट में आपका आता है मैकाल। इसी मैकाल के थोड़े से ईस्टर्न हिस्से पर जाओगे तो आपको अमरकंटक प्लेट्यू देखने को मिलता है, जहां से आपकी नर्मदा रिवर ओरिजिनेट हुई थी। बहती तो ये नर्मदा और सतपुरा के रिफ्ट में है, लेकिन ओरिजिनेट कहां से हुई है, ये अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट हुई। अमरकंटक प्लेट्यू से सोन रिवर भी ओरिजिनेट होती है, बाद में गंगा में जाके मिल जाती है। अब यहां पर आप देखना कि जो 4 माउंटेन रेंजेस हैं इसमें से एक इंपॉर्टेंट थर्ड वाला है। थर्ड वाला आपका जो ये महादेव हिल्स है, महादेव हिल्स के ठीक साउथ में एक बेतुल प्लेट्यू है और यही बेतुल प्लेट्यू से ही आपका तापी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है। तापी रिवर के साथ साथ यहां पर एक वेनगंगा रिवर भी है जो कि बेतुल प्लेट्यू से ही ओरिजिनेट होता है, जो कि इस डायरेक्शन में जाता है और आगे चल के गोदावरी से जाके मिल जाता है। तो मतलब वेनगंगा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी। तो ये 4 चीजें समझ में आ गई ना, कौन कौन सी थी, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल, और मैकाल के जस्ट इधर साइड अमरकंटक प्लेट्यू। तो ये 4 रेंजेस हैं और यहां पर आपका एक प्लेट्यू है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तापी रिवर भी समझ में। अब उसके नीचे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो इस महाराष्ट्र वाले रीजन में, इस महाराष्ट्र वाले रीजन में हम लोग को महाराष्ट्र प्लेट्यू देखने को मिलता है। ये महाराष्ट्र प्लेट्यू जो है, आप सबको पता है कि यहां पर बहुत सारे, जब हमारा इंडियन पेनिनसुला नीचे नीचे सदर्न हिस्से से जब नॉर्थ में आके अपनी यूरेशियन प्लेट से टकराने वाला था, तो जहां पर आज का रीयूनियन आइलैंड है, तो हम सबको पता है कि भाई जो ये रीयूनियन आइलैंड है ये एक हॉटस्पॉट वॉल्केनो है या फिर हॉटस्पॉट आइलैंड है। तो यहां पर हमेशा हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म होता रहता था। तो जब उस टाइम पर इंडिया अपने उस रेंज में था जहां पर अभी आज हॉट अपना रीयूनियन आइलैंड है, तो वहां से बहुत सारे हॉटस्पॉट के तरीके से हमारा जो बेसाल्टिक लावा है वो बह बह के आके इसके ऊपर परत बाई परत जमता गया, जमता गया, जमता गया, जमता गया। उसी से यहां महाराष्ट्र प्लेट्यू निर्माण होता है और इसीलिए यहां पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। इनके बराबर इरोजन से यही प्लेट्यू रीजन जो है वो चूर चूर होके ब्लैक सॉइल में धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया होगा। तो यहां पर अगर आपके मेजर माउंटेन रेंजेस की बात की जाए ना, तो यहां पर देखना एक आपका सतमाला है, सतमाला ये वाला, और फिर इधर देखना ये आपका अजंता है, सतमाला अजंता। यहां पर मैं पेन ले लेता, ये है आपका सतमाला, ये है आपका अजंता। फिर आप जब इधर साइड में फिर से आते हो, फिर ये 2 रेंजेस आपको साथ में देखने को मिलते हैं, ये है आपका हरिश्चंद्र और ये आपका बालाघाट। और फिर और नीचे आते हो तो आपका महादेव आता है। याद रखना यहां पर जो है वो है महादेव, DEO, है ना, और ये है महादेव, TEV। तो थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, दोनों माउंटेन रेंजेस का नाम सेम ही है, तो कंफ्यूज मत होना। यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा मॉनसून होता है वो मॉनसून हमेशा इस साइड से आता होगा, है ना, इस साइड से। और ये सारे जो हमारे वेस्टर्न घाट की ये माउंटेन रेंजेस हो गए, अब ये सारे आपके वेस्टर्न घाट के हिस्से बनेंगे अब धीरे धीरे, है ना। इनको हमने अभी वेस्टर्न घाट में भी पढ़ना है, बट मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी रेंजेस हम देख रहे हैं ना, अब यहाँ से आपका सतपुरा का रेंज छोड़ दो, लेकिन उसके नीचे जो आपका हिस्सा आ रहा है यहाँ से सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, महादेव, ये सारे के सारे अब आपके वेस्टर्न घाट के हिस्से बन जाएंगे। यहाँ पर आप देखो कि जब भी मानसून इस डायरेक्शन में आता है तो ये सारे के सारे जो माउंटेन्स हैं इन
हवा को रोक देते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल इस रीजन में तो कराते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड एक रीजन है जो कि काफी सूखा रीजन है, वो लीवर्ड साइड है, लीवर्ड साइड है ना। लीवर्ड साइड में आप सबको पता है बारिश ही नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ वाला रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं विदर्भा रीजन, विदर्भा रीजन में बारिश ना होने के कारण बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी है और यहाँ पर सुसाइड, फार्मर सुसाइड के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। एरिड रीजन है, बहुत सूखा है यहाँ पर, मतलब बहुत दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, मतलब यहाँ पर तो लोग शादी भी नहीं करना चाहते हैं किसी कि जो भी लड़की यहाँ जाएगी उसको अपनी जिंदगी भर फिर पानी ही ढोना रहेगा और कोई सोल्यूशन नहीं। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, नॉर्थ डेक्कन वाला हिस्सा हो गया। इसके बियॉन्ड अब हम साउथ डेक्कन पे चलते हैं। साउथ डेक्कन मतलब कि जैसे ही हम लोगों ने महाराष्ट्र पढ़ा, तो महाराष्ट्र के ठीक नीचे आता है आपका गोवा वाला रीजन, गोवा सॉरी गोवा के बाद कर्नाटका वाला रीजन, कर्नाटका ज्यादा इंपॉर्टेंट, गोवा तो छोटा। में तो रिवर्स आप लोग पढ़ोगे तो दो रिवर्स बस गोवा के लिए इंपॉर्टेंट है, एक मांडोवी और एक जुआरी। ये दो रिवर्स अभी जब रिवर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी कवर कर लेंगे, लेकिन उस रिवर के बाद अब कर्नाटका प्लेट्यू को ध्यान से समझ। कर्नाटका प्लेट्यू जो है वो आपके कर्नाटका वाले रीजन में है, आपका डेफिनेटली बात है कि आपका वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। वेस्टर्न घाट में यहां पर आप देखोगे तो आपका बाबा बुदान हिल्स चल रहा है एक्चुअल में। तो कर्नाटका के हिस्से में आपके बाबा बुदान हिल्स निकलते हैं और बिल्कुल नीचे नीचे जब आप आओगे तो यहीं पर आपके फिर नीलगिरी हिल्स आ जाते हैं, है ना, है ना। फिर देखो अब क्या होता है कि इसका जो सबसे ईस्टर्न हिस्सा है एक प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, यहां पर हम लोग बोलते हैं भाई एक, हाँ ये वाला जो हिस्सा है ये तो आपके कोस्टल प्लेन एरिया पे आता है। इसके जस्ट इधर वाला जो हिस्सा है ये आपका मलनाड रीजन है। मलनाड रीजन जो होता है वो एक डेंस फॉरेस्ट, हिली फॉरेस्ट आप बोल सकते हो, ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर। ऊंचे पहाड़ होने की वजह से जो आपका इसके अगल बगल वाला हिस्सा है यहाँ पर भी ऊंचे पहाड़ हो गए, है ना, इस मैदान रीजन में, मलनाड रीजन में। और मलनाड रीजन के बाद ये बाबा बुदान हिल्स चल ही रहा है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे हिल्स मिल गए हमें। ऊंचे ऊंचे हिल्स के मिलने के चक्कर में क्या हो रहा है कि जो इसके इधर वाला हिस्सा है अगेन ये भी लीवर्ड साइड में ही आएगा, लीवर्ड साइड के होने से यहाँ पर भी बारिश नहीं होगी और ये भी इसीलिए एरिड रीजन कहलाता है, मैदान बोलते हैं इसको। ये रेन शेडो एरिया है, लीवर्ड साइड है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो इसको हम लोग मैदान बोलते हैं। और मैदान ये अगेन यहाँ पर भी बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। लेकिन जब ये नीचे वाले हिस्से पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ का जो ये माउंटेन रेंजेस है ना, वहां पर थोड़े डिफरेंट एल्गोरिदम्स लगते हैं बारिश के। एल्गोरिदम क्यों बोल रहा हूँ, अभी एक स्पेशल फीचर है यहाँ वाले कर्नाटका का, या फिर उसके नीचे जो ये नीलगिरी वाला सेक्शन आता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से फिर पूरी बारिश बढ़िया से होती है। ये ऊपर नॉर्थ ईस्ट रीजन ही कर्नाटका प्लेट्यू का ऐसा है जहां पर बारिश नहीं होती, बाकी नीचे जब जहाँ साउथ ईस्ट वाले में आओगे तो वहां बारिश होती है। तो ये बैंगलोर प्लेट्यू कहलाता है। बैंगलोर प्लेट्यू आपको वैसे भी पता होगा कि भाई वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल रिसोर्स आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद वो इन्हीं रीजन्स में देख, है ना। बैंगलोर प्लेट्यू आपका बहुत ज्यादा मिनरल रिच है। और इसके जस्ट ईस्ट साइड में आएंगे तो हम लोग को दिखता है तेलंगाना प्लेट्यू। अब यहां पर उसी चीज को जरा देखना, इस बड़े पिक्चर में आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई ये देखो आपका सारा आ गया, सारे माउंटेन रेंजेस आ गए, सतमाला अजंता, सतमाल कहाँ गया, सतमाला अजंता हरिश्चंद्र बालाघाट और महादेव हिल्स, ये सारे हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने यही पढ़ा कि भाई ये वाला जो रीजन है एक तो आपका कोस्टल प्लेन हो गया, इसके बाद ये आपका मलनाड फॉरेस्ट हिली एरिया, ये येलो कलर वाला आपका बाबा बुदान हिल्स, और इधर वाला हिस्सा आपका मैदान हिल्स, और नीचे वाला आपका क्या हो गया, बैंगलोर प्लेट्यू। बैंगलोर प्लेट्यू के जस्ट इधर वाले हिस्से पर जब आप आओगे इसके जस्ट बगल में, तो आपको दिखेगा कि भाई एक तो ये आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के बाद ये तेलंगाना है, तो इसीलिए यहां पर आता है आपका तेलंगाना प्लेट्यू, इसके जस्ट बगल में ये वाले रीजन। ये क्या है भाई, तेलंगाना प्लेट्यू है। तो एक बार तेलंगाना प्लेट्यू को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तेलंगाना प्लेट्यू में हम लोग क्या देखते हैं कि देखो दो चीजें हैं, एक तो यहां पर एक आपका एक माउंटेन रेंज है जिसके बेसिस पर आप लोग इसको इसको नाम दे सकते हो, बहुत ही स्पेशल नाम है इसका। एक तो आपने सतमाला हिल्स पहले भी पढ़ा था, है ना। यहां पर एक आता है निर्मल सतमाला हिल्स, और मैं अगेन, ये है आपका निर्मल सतमाला हिल्स। निर्मल सतमाला हिल्स से लेके नीचे आप रायलसीमा तक आते हो। रायलसीमा अपने आप में एक प्लेट्यू है ना, रायलसीमा हिल्स है, सॉरी रायलसीमा हिल्स है। और इस हिल से इसके जस्ट नॉर्थ साइड में आपको एक हिल मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग शेषाचलम हिल्स, आप लोगों ने सुना होगा। शेषाचलम हिल से ही पेन्नेरू रिवर ओरिजिनेट होती है, और इस पूरे निर्मल सतमाला हिल से लेकर आपके रायलसीमा हिल्स तक आप अगर बात करोगे तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स इसको ड्रेन करते हैं। कौन कौन सी, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नेरू रिवर। गोदावरी और कृष्णा मेजर रिवर्स है।
यहाँ पर आपको एक दंडकारण्य दिखता है। दंडकारण्य रीजन जो है वो भी बहुत ही फॉरेस्ट एरिया है। आपको दंडकारण्य का मतलब जो होते हैं, अरण्यक्स जो होते हैं, आपको पता है वो आपके फॉरेस्ट एरिया ही होते हैं। और आपका तेलंगाना प्लेट्यू भी बहुत ही पुराना आर्कियन एज का ही प्लेट्यू है, बहुत बहुत पुराना बना हुआ है। तो ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइम पर इसको हम लोग देखते हैं। इसके जस्ट बाद अब हम और नीचे की तरफ आते हैं, तो और नीचे हमें मिलता है आपका केरला वाला रीजन। तो केरला वाले रीजन को हम लोग पढ़ें और वो पूरा नीलगिरी वाले हिस्से में चलता है, तो इसीलिए अब इसको हम लोग कवर किस में कर लेते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। तो ये हमारा अब अगला पोर्शन आता है जिसमें हम लोग वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ लेते हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स कहाँ पर आएंगे एक बार देख लेता हूँ। अच्छा ठीक, कोस्टल प्लेन अभी नीचे है, टेंशन नहीं। तो ये सबसे पहले हम लोग माउंटेन रेंजेस की जब बात कर रहे थे, तो ये अपना माउंटेन रेंज कौन सा है, ये आपका वेस्टर्न घाट कहलाता है। ये शुरू हो जाता है आपके गुजरात से, है ना। तो सबसे पहले आपका गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर छोटा सा गोवा भी आता है इसमें, फिर नीचे कर्नाटका भी आता है, फिर तमिलनाडु भी आता है। क्योंकि तमिलनाडु क्यों, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है नीलगिरी रेंज वाला हिस्सा, वो आपके तमिलनाडु की तरफ भी शिफ्ट होता है। और यहां पर आपका केरला रीजन है। इनफैक्ट ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा ईस्टर्न घाट है, जैसे ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ईस्टर्न घाट तो टुकड़ों टुकड़ों में बना हुआ है, लेकिन इन दोनों का, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का जो कॉन्फ्लुएंस है, वो इसी तीन तीन जो इसको बोल सकते हैं ट्रायंगल बोल सकते हैं, या फिर जो तीन रीजन्स मिलते हैं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इनके ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है ये नीलगिरी बायोस्फीयर या फिर नीलगिरी हिल्स। ये जो नीलगिरी हिल्स है ना, यही ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का कॉन्फ्लुएंस कहलाता है। अब यहाँ पर आपको ये स्टेट्स का पता चल गया। इसमें कुछ मेजर अभी पासेस जो हमें देखने को मिलते हैं वो यहीं पर बता देते हैं, बाकी हिमालय वाला भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर दो मिलते हैं, एक थाल घाट और एक भोर घाट। मान लो कि अगर हम लोग यहाँ मुंबई में हैं और मुंबई से हमें नासिक की तरफ जाना है, तो हम लोग थाल घाट वाले पास का इस्तेमाल करते हैं। और नीचे पुणे है, पुणे साइड में जाना होता है तो भोर घाट वाले पास का इस्तेमाल करते हैं। अब सिमिलरली जो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई जब इस वेस्टर्न घाट को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कर्नाटका के कुछ हिस्से हैं जो कि साउथ वाले हिस्से हैं, वहां पर बारिश ज्यादा क्यों हो जाती है। और इनफैक्ट ये वाले रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, रीजन की भाई हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले रीजन की, यहाँ वाले रीजन की। यहाँ पर बारिश क्यों ज्यादा होती है, यहाँ पर बारिश इसलिए ज्यादा होती है, इवन इस माउंटेन रेंजेस के आगे भी बारिश होती है और ये रेन शेडो एरिया नहीं बनाते हैं। उसका रीजन है कि ये जो माउंटेन रेंजेस है ना, ये काफी स्लो या फिर बहुत ही लो स्लोप पर है। इतना कम स्लोप है कि यहां से ओरोग्राफिक रेनफॉल यहां तो होता ही है, लेकिन इधर साइड में हम लोग ये बोलते हैं कि यार देखो, जिसका भी स्टीप स्लोप होगा, वहां से विंड्स जो है वो गर्म हो जाती हैं, सूख जाती हैं थोड़ी थोड़ी तो, और वो नीचे की तरफ चली जाएंगी। नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएंगी उनका टेम्परेचर और बढ़ेगा और सूख जाएंगी। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि भाई यहां पर जब इधर का भी बहुत जेंटल स्लोप है, इधर भी बहुत जेंटल स्लोप है, तो इस जेंटल स्लोप के चलते यहां पर सबसे ज्यादा बारिश आपको इधर वाले एरिया पर भी देखने को मिलता है, इधर वाले एरिया को भी देखने को मिलता है। तो ये इस रीजन का एक यूनिक फीचर, ठीक है, कि इधर साइड में आपको रेन शेडो एरियाज देखने को नहीं मिलते। दूसरा, यहां पर आप इस रीजन को अगर देखोगे तो यहां पर आपके बहुत सारे एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड्स मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक तरीके से, आपको भी पता है कि भाई यहाँ पर रिवर्स वगैरह बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत अच्छी होती है, मानसून के लिए बहुत अच्छी बारिश होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। और इस एग्रीकल्चर में आप देखो, यहाँ पर तीन स्टेट्स, एक आपका ऊपर कर्नाटका, इधर तमिलनाडु और इधर केरला। कर्नाटका वाले हिस्से में हम लोग मेजोरिटी ऑफ द टाइम टी और कॉफी प्लांट करते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन के अलावा। यहाँ पर कर्नाटका के अंदर भी आपके टी और कॉफी प्लांट होते हैं। सिमिलरली आप जब केरला साइड में आते हो, तो केरला साइड में आपको भी बताइए स्पाइसेस के लिए फेमस है, तो वहां पर इनफैक्ट स्पाइसेस है, कैश्यू है, ये सारी चीजें वहां पर बनती है। और इसीलिए सबसे नीचे आप यहाँ पर एक कार्डमम हिल्स भी देखते हो, है ना। कार्डमम हिल से ही आपकी वैगई रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। यहाँ पर फिर ये वाला जो हिस्सा है, तमिलनाडु वाला जो हिस्सा, इस तमिलनाडु वाले हिस्से में हम लोग बोलते हैं यहाँ पर भी कॉफी का तो प्लांटेशन करते ही हैं, साथ में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होता है जिसको बोलते हैं रबर। रबर और कॉफी तमिलनाडु में बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब यहाँ पर आपको पता है कि यार ये वाला जो हिस्सा है ये ना अपना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जब हम लोग कर्नाटका वाले साइड में आते हैं, तो कर्नाटका वाले साइड में हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक बांदीपुर नेशनल पार्क दिखेगा। और जब हम लोग यही चीज तमिलनाडु वाले साइड पर आएंगे, तमिलनाडु में आपको मुदुमलाई नेशनल पार्क मिलता है। और केरला के साइड में आते हैं तो आपको वायनाड वायनाड नेशनल पार्क मिलता है। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको ये भी याद रखना था। और कुछ बचा, हाँ,
यहाँ पर नीलगिरी नीलगिरी एरिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट क्या है? माउंटेनियस रीजन पर ऊपर चलते चलते हम लोग को नॉर्मली ट्रॉपिकल टाइप का ग्रासलैंड नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है। ऊपर जैसे जैसे जाते हैं हम लोग को टेम्परेट साइड जाना चाहिए, बट ये एक स्पेशल टाइप का शोला फॉरेस्ट है जहां पर ट्रॉपिकल माउंटेन स्टंटेड फॉरेस्ट देखने को मिलता है। बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है, इसकी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज भी हैं, आप लोग देख सकते हो। ये ग्रासलैंड है और 2000 मीटर ऊपर की ग्रासलैंड देखने को, ये ऐसा जल्दी एक यूनिक फीचर है। वैसे आप बता सकते हो कि इतने हाइट पर हम लोग को ट्रॉपिकल टाइप का फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इसको अलग से हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल माउंटेन स्टंटेड फॉरेस्ट। ठीक है, इतनी बात अगर आप लोगों ने कर ली तो अब आपको ये एक समझने की जरूरत है कि देखो पास पास यूजुअली क्या होता है, जिसको हम लोग घाट बोल रहे हैं, ये दो माउंटेन के बीच का रास्ता ही होता है। अभी आपको तो पहले से ही पता होगा। वैसे यहाँ पर आते हैं, ईस्टर्न घाट की बात करते हैं। ईस्टर्न घाट में अब ये टुकड़ों टुकड़ों में हमें दिखने को मिलेगा। ईस्टर्न घाट में क्या क्या है भाई? एक नदन सरकार, नल्लामला हिल्स, पालाकोंडा हिल्स, जवादी और शिवराय। इसको अगर याद करना है तो आप लोग कुछ ऐसा एक बना सकते हो कि देखो ये क्या है, नो एन एन, नो पीजेस। कोई फालतू के जोक की बात नहीं करेगा, लेकिन मैंने कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप याद कर लेना, नदन सरकार और नल्लामला हिल्स ये एनएन हो गए। पीजेज हैं पालाकोंडा, जवादी और शिवरॉय। याद रखना कि जवादी शिवरॉय के बाद में नीलगिरी आता है। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि जवादी शिवरॉय को थोड़ा सा मुझे ऊपर शिफ्ट करना चाहिए था। लगभग लगभग जवादी आपका यहां पर आएगा और शिवरॉय आपका यहां पर आएगा, जिसकी वजह से आपका जो नीलगिरी है वो यहां पर बनता है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आते हैं, तो पहले जवादी, फिर शिवरॉय, फिर नीलगिरी बनता है। फिर उसके नीचे जब आप आओगे तो आपके अनामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, ये सब मिलते हैं। और यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है कि आपके इस पूरे, यहां पर देखना, इस पूरे वेस्टर्न घाट में जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाईमुडी पीक। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पीक है ये। और सिमिलरली जब हम लोग ईस्टर्न घाट की बात करते हैं, ईस्टर्न घाट में विशाखापट्टनम के पास में आपको एक हिल मिलता है जो कि सबसे ज्यादा ऊंचा है और उसका नाम है जिंदागाड़ा पीक, है ना। जिंदागाड़ा पीक के अलावा भी आप देखोगे कि एक और पीक है जिसको बोलते हैं अरमाकोंडा। तो वैसे तो देखो यहां पर आप इस चीज को मेंशन कर लो भाई, एक पीक है अपना, कौन सा है भाई? जिंदागाड़ा। जिंदा, अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग चीजें दी जाती हैं। वैसे तो यूजुअली देखा गया है कि भाई इसकी हाइट लगभग लगभग 1690 है और इसकी हाइट 1690 मीटर, इसकी 1680 मीटर। तो ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए आपको अलग अलग किताबों में ये अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं। तो जिंदागढ़ा, अरमाकोंडा, ये सारे आपके हाईएस्ट पीक। और अनाईमुडी की बात करें, अनाईमुडी, अनाईमुडी जो यहाँ देखा था, तो अनाईमुडी का जो पीक है, इसका जो आप हाइट बोल सकते हो वो है लगभग लगभग 2695 मीटर। तो ये ज्यादा ऊंचाई पर है ना, ये ज्यादा ऊंचाई पर है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। तो ये आपको भी पता होना चाहिए। फिर इसके बाद यहां पर आप देखना कि यहाँ का एक स्ट्रॉन्ग फीचर क्या है, लेटराइटिक सॉइल का है। लेटराइटिक सॉइल, सिंपल सी बात है कि भाई जब भी फ्लैट लैंड के ऊपर लीचिंग स्टार्ट होती है, लीचिंग बोले तो जब ये बारिश होती है, बारिश का पानी उसको टॉप सॉइल को इरोड करता हुआ नीचे आ जाता है, तो जो उसका जो सरफेस है, उसके अंदर का सरफेस जो आयरन कंटेंट होता है वो एक्सपोज हो जाता है, और उसके वजह से वहां पर आपको लेटराइटिक सॉइल का फॉर्मेशन देखता है। और जहां पर भी ये सारे फीचर्स होंगे तो वहां पर आपको कुछ आयरन रिजर्व के साथ साथ बॉक्साइट रिजर्व भी जरूर से। तो यहाँ पर आप लोग बहुत इजीली देख सकते हैं कि भाई ये बॉक्साइट वाले रिजर्व कौन कौन से हैं। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मलयगिरी, नियमगिरी, बाफला मलाई, बाफलाई माली या फिर पंचपट माली। ये कुछ ऐसे ही आपको रीजन्स हैं ईस्टर्न घाट में जहां पर आपको ज्यादातर करके लेटराइटिक सॉइल ही देखने को मिलता है। ये हिस्से के बाद अब हम लोग एक और चीज जो पढ़ सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि यार इस वाले कॉन्फ्लुएंस पर ना, इस वाले कॉन्फ्लुएंस पर बहुत सारे हिल स्टेशन है, आप सबको पता ही होगा, है ना। ऊटी कहाँ पर मिलता है? ऊटी आपको डेफिनेटली वो जो नीलगिरी वाला हिस्सा है यहाँ पर आपको ऊटी देखने को मिल जाता है। फिर जब आप और नीचे आते हैं, यहाँ पर एक पलानी हिल्स है, पलानी हिल्स। पलानी हिल्स के अंदर में आपको देखने को मिलता है कोडाई कनाल। यहाँ पर एक कोडाई कनाल बिल्कुल नीचे के हिस्से में। फिर इस पलानी हिल से थोड़ा सा और ऊपर, मतलब नीलगिरी और पलानी के बीच में जब आप हिस्से पे रहते हो तो वहां पर आपको मिलता है वही अनाईमलाई हिल्स, अनाईमलाई हिल्स, जहां पर आपको मुन्नार हिल स्टेशन देख। गल्फ ऑफ मन्नार की बात नहीं हुई, वो अलग है ना, वो नीचे मिलेगा अभी आपको। ये मुन्नार हिल स्टेशन है। तो अगर आपको मोटा मोटा ये देखना पड़ा कि भाई एक एक रेंज देख लेते हैं हम लोग, तो उस रेंज को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका होगा यहां पर, मान लो ये होगा, मान लो अनाईमुडी, अनाईमुडी ये सबसे ऊपर होगा। और ये क्या है? ये माउंटेन रेंज सबसे हाईएस्ट पीक कहलाता है अपने पूरे वेस्टर्न घाट। इसके बाद आपको मिलता है पलानी हिल्स,
पलनी हिल्स मिलेगा फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर मिलता है अनामलाई हिल्स, ये आपका पलनी है, फिर ये आपका अनामलाई है, और फिर नीचे सबसे आपको मिलता है कार्डमम हिल्स। ठीक, ये सारे किधर वाली बात हो रही है, केरला वाली बात हो रही है, यहाँ पर नीचे नीचे नीलगिरी से लेके नीचे तक की बात। तो नीलगिरी होगा, फिर अनाईमुडी होगा, फिर पलनी, फिर अनामला, फिर कार्डमम। ठीक, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर लिखे भी हैं वैसे तो। अब इसको अगर हम लोग समझें, हमारा ये क्या है, कोस्टल प्लेन्स आ गए। कोस्टल प्लेन्स आपको बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा होगा कि भाई ये वाला जो हिस्सा है ये पतला है और ये वाला हिस्सा थोड़ा मोटा है। हमारा जो वेस्टर्न प्लेन है वो पतला है और ईस्टर्न प्लेन हमारा ब्रॉड है। उसके पीछे का रीजन आप सबको ये भी शायद पता ही होगा कि जब भी ये हमारा प्लेट जो है ये ऊपर की तरफ टकरा रहा था तो यहाँ पर ऑलरेडी एक क्रैक बना हुआ था इंडिया में। तो हमारा एक्चुअल वाला जो हिस्सा है ना, हमारा जो एक्चुअल वाला इंडिया का हिस्सा था, जो प्लेट नीचे से ऊपर तक आ रही थी, वो तो कुछ इधर साइड में बड़ा सा था, है ना, ऐसा था कुछ। लेकिन ये वाले हिस्से पर यहाँ पर एक क्रैक बना हुआ था। इस क्रैक से क्या हुआ कि ये वाला हिस्सा जैसे ही ऊपर हिमालय से टकराता है या फिर यूरेशियन प्लेटू से टकराता है, हिमालय बाद बनेगा, यूरेशियन प्लेटू से टकराने के बाद ये वाला हिस्सा सबडक्ट हो जाता है। और सबडक्ट होने के बाद इसीलिए आप यहाँ पर आप देखते हो कि स्टीप स्लोप देखने को मिलता है, स्टीप स्लोप देखने को मिलता है। स्टीप स्लोप से क्या होता है कि यहाँ पर आपके नेचुरल हार्बर बन जाते हैं, क्योंकि इसकी डेप्थ ज्यादा हो गई ना, एकदम से अचानक से डेप्थ बढ़ गई, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको नेचुरल हार्बर देखने को मिलता है। अभी वैसे तो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, वो भी एक बार पढ़ लेंगे हम लोग आज के इसी लेक्चर। इंपॉर्टेंट सारे पोर्ट्स को भी मैं कवर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो इधर के सारे कांडला, महाराष्ट्र पोर्ट, ये सब पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि ये नैरो है, नेचुरल हार्बर सूटेबल है भाई यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे तो ब्रॉडर है। ब्रॉडर प्लेन इसलिए भी बनते हैं क्योंकि देखो सारे के सारे मेजर रिवर्स जो है, ये पूरा जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, वो ऐसे के तरफ है, मतलब कि वो इस साइड में, अपने इस साइड में टिल्टेड है, ऐसा है कुछ इस साइड में। तो टिल्ट होने की वजह से जितने भी मेजर रिवर्स यहाँ से निकलते हैं, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, ये सब इधर ना बहते हुए सब इधर की तरफ बहते हैं। जब इधर की तरफ बहते हैं तो यहाँ पर अपने सारे डिपॉजिट्स को ला लाके इस वाले कोस्टल प्लेन में जमा कर देते हैं। जमा करते हैं तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। और उस डेल्टा फॉर्मेशन से इसका जो प्लेन एरिया है, कोस्टल प्लेन एरिया है, वो काफी ब्रॉड है। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम लोग पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुजरात वाले साइड। तो गुजरात कोस्ट में आप लोग को मोटा मोटा ये सब चीजें पता होना चाहिए। गुजरात कोस्ट में सबसे ऊपर आपको पता है कि इधर का एक डिस्प्यूटेड एरिया है, अपना सर क्रीक वाला एरिया है ना। सर क्रीक वाले एरिया में आपको पता है कि थोड़ा सा उधर वाला हिस्सा जो एक बीच का सर क्रीक लाइन, छोड़ो वो सब, सिंपली इतना समझो कि ये गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ खंबाट है, बीच में आपका काठियावाड़ पेनिनसुला है। काठियावाड़ पेनिनसुला भी आपके जैसे छोटा नागपुर प्लेटियो में रेडियल ड्रेनेज सिस्टम देखा था हम लोगों ने, वैसे यहाँ पर भी रेडियल ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिलते हैं इस वाले कोस्ट पर, वो है साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। नर्मदा तापी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, साबरमती भी ऑलरेडी पढ़ लिया। माही जो बचता है, माही रिवर आपके विंध्यास रिवर सिस्टम का ही है, मतलब विंध्यास माउंटेन रेंज से ही माही रिवर निकलती है। और माही की खासियत ये है कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये 2 बार काटती है। एकमात्र रिवर है जो हमारे इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है, वो है रिवर माही। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने इसके नीचे तो सारी पढ़ ही लिए थे, अपना महाराष्ट्र, कर्नाटका वगैरह सब। बेसिकली केरला कोस्ट के बारे में पढ़ते हैं। यही मैं बोल रहा था कि ये जो अनामलाई हिल्स है, यहाँ से एक वेम्बनाड लेक भी है। वेम्बनाड लेक जो है, यहाँ से अनामलाई हिल से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं रिवर पेरियर। पेरियर रिवर आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा फेमस है, और ये वेम्बनाड लेक में जाके ड्रेन करती है अपने पानी। और ये केरला का जो कोस्ट है, इस कोस्ट को हम लोग मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं, इसको गुजरात कोस्ट बोलते हैं। और सिमिलरली जब हम लोग इधर साइड में आते हैं, अपने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आते हैं, तो जैसा हम लोगों ने समझा कि ये जो मेजर रिवर्स है ना, इन मेजर रिवर्स के चलते ये बहुत ज्यादा डेल्टा फॉर्मेशन करती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स जो हैं वो इसको ब्रॉड बनाती है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले उड़ीसा कोस्ट देखते हैं। उड़ीसा कोस्ट के ऊपर जब हम लोग रिवर्स पढ़ रहे होंगे ना, तो इसके ऊपर वाले रिवर्स को भी देख लेंगे। आपका ऊपर कौन कौन सा आता है, हुगली, दामोदर, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, वो सारे रिवर्स जो है वो इसके ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद आता है ये महानदी, है ना। ये महानदी, और इसके जस्ट ऊपर उड़ीसा के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में, नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में आपको एक क्या मिलता है, आपको मिलता है एक स्प्लिट बार आइलैंड। स्प्लिट बार आइलैंड उसको बोलते हैं कि जो अलग से एक आपको बार जैसा लाइन खींचते हुए एक आइलैंड मिले, इसी को बोलते हैं व्हीलर्स आइलैंड। और आप सबको पता है कि भाई जो ये अपना व्हीलर्स आइलैंड है वो डीआरडीओ के लिए मिसाइल टेस्टिंग ग्राउंड है ना, तो यहीं पर सारे मिसाइल टेस्टिंग होते हैं।
फिर नीचे आए महानदी, महानदी के नीचे आए तो आपको चिलिका लेक मिल गई भाई। चिलिका लेक, चिलिका लेक क्या है? ब्रैकिश वाटर लगून है, ब्रैकिश वाटर लेक है। और आप ये बोल सकते हो कि हमारे एशिया का सबसे बड़ा अगर कोई ब्रैकिश वाटर लेक है तो वो चिलिका है ना। तो आप यहाँ पर भी मस्त घूमते टहलते चिलिका लेक में बढ़िया बोटिंग वोटिंग करते हैं लोग, चिलिका लेक। और उसके नीचे जब आओगे तो आपको एक रिवर ऋषिकुल्य मिलता है, ऋषिकुल्य रिवर। और ऋषिकुल्य रिवर यहाँ पर एक गंजम कोस्ट बनाता है। ये जो गंजम कोस्ट है यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि जो एक ऑलिव रिडले सी टर्टल्स हैं वो अपनी मास हैचिंग के लिए इस गंजम कोस्ट पर आते हैं और मास हैच करते हैं, मतलब बहुत सारे वहां पर आके मेटिंग करते हैं, है ना। तो ये क्या है? रिवर ऋषिकुल्या का गंजम कोस्ट, ये लाइन से याद रहेगा। अब इसके ठीक नीचे जब आते हैं तो हमारा वो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा। तो आंध्रा कोस्ट को हम देखते हैं। आंध्रा कोस्ट को अगर हम लोग देखिए, ओडिशा कोस्ट हो गया, अब ये आंध्रा कोस्ट। आंध्रा कोस्ट के नीचे जैसे ये चिलिका लेक था, चिलिका लेक के थोड़ा नीचे आप और आते हो तो आपको एक कोल्लेरू लेक मिलता है। कोल्लेरू लेक देखो आपके अंदर है, इसीलिए फ्रेश वाटर लेक होगा, ये याद रखना है इस चीज को। फिर उसके बाद आपका नीचे आ जाओ तो यहां पर दो स्टेट्स के बीच में बॉर्डर पर आपका पुलिकट लेक है। और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा था, नीचे आपका तमिलनाडु, ऊपर आपका आंध्र प्रदेश, इनके बॉर्डर पर आपको मिलता है पुलिकट लेक। और इसी से पास में ही एक अगेन स्प्लिट बार आइलैंड देखने को मिलेगा, इसका नाम है श्रीहरिकोटा। यहां पर आपको पता है कि इसरो अपना सारा काम करता है। तो ऊपर वाले हिस्से पर डीआरडीओ व्हीलर आइलैंड है और नीचे वाले हिस्से पर आपका श्रीहरिकोटा, आपका नीचे जहां पर इसरो आपके क्या बोलते हैं रॉकेट लॉन्च करने का वो साइट बना है। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने ओडिशा कोस्ट पढ़ लिया। अब इसके नीचे आते हैं तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु कोस्ट में हम लोग ऑलरेडी देख रहे थे यार, नो पीजेस, याद है आपका जवादी शेवरॉय तो है ही। अब इस जवादी शेवरॉय के नीचे आता है आपका कावेरी रिवर। कावेरी रिवर बहता है और यहां पर आप देखो आपका रामेश्वरम है, धनुषकोटी है। इस वाले सेक्शन को जरा सा अगर मैं इसको और एक्सपैंड कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनता है कि सबसे पहले आपको ये एक आइलैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा रामेश्वरम है। और रामेश्वरम और मेन लैंड के बीच में हमारा एक पंबन ब्रिज बना हुआ है, ये पंबन ब्रिज है। इस रामेश्वरम का सबसे एंड पॉइंट कहलाता है धनुषकोटी। और ये धनुषकोटी जब आप श्रीलंका की तरफ आते हो तो श्रीलंका के साइड से आपको एक मन्नार आइलैंड देखने को। अब ये जो मन्नार आइलैंड का ये वाला हिस्सा है और इधर से धनुषकोटी, इन्हीं के बीच में वो राम सेतु जो है जिसको कि हम लोग डिस्प्यूटेड अभी है, मतलब बहुत सारे अलग अलग मत बने हुए हैं इस पे कि क्या करना चाहिए, कौन कितना सही बोल रहा है, सच में राम सेतु बना है नहीं बना है। अभी जैसे जैसे आगे एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे इसको हम लोग और आगे न्यूज में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद हमारा आता है आइलैंड वाला पूरा। ये आइलैंड वाला मतलब अब हम मेन लैंड अपने पूरा कवर कर लिया है। मेन लैंड में अब क्या क्या बचता है भाई, रिवर सबसे बड़ा बचता है, इसी लगे हाथ, लेकिन इन सबको भी एक बार कवर कर दे। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भाई अपना अंडमान निकोबार आइलैंड, आइलैंड ग्रुप देख रहे हैं, एक ये और उधर लक्षद्वीप देखना है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में आप देखोगे तो आपको अंडमान को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक आपका यहां वाला देखो, ये वाला आपका ग्रेटर अंडमान है और ये छोटू सा है ना एक आइलैंड, ये आपका लिटिल अंडमान है। इसी ग्रेटर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक 10 डिग्री चैनल जाता है। ठीक है, अपर अंडमान के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड जिसको हम लोग बोलते हैं कोको आइलैंड। और इनफैक्ट ये हम लोगों ने बताया था कि जो ऊपर म्यांमार में पूर्वांचल हिमालय, फिर अराकान यूमा और उसी का फर्दर एक्सटेंशन ये आपका अंडमान निकोबार होता है ना। तो उसी में ऊपर एक कोको आइलैंड, कोको आइलैंड से अगर आप अपने अपर अंडमान पर आते हो या फिर ग्रेटर अंडमान के ऊपर वाले हिस्से पर आते हो तो वो आपका कोको पैसेज कहलाता है। ठीक है, फिर ये जो आपका ग्रेटर अंडमान था उसमें आपको अपर, मिडिल और लोअर अंडमान देखने को मिलता है। अब ये जो लोअर अंडमान है ना, सारा कुछ मेजर मेजर यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको पोर्ट ब्लेयर, इसका जो कैपिटल है, वो देखने को मिलेगा। और यहीं के अगल बगल में ये 3 आइलैंड्स थे जिनका नाम अभी हाल फिलहाल में चेंज किया गया। पहले क्या क्या थे? हैवलॉक, नील और रोस आइलैंड थे। अब इनका नाम चेंज करके जो ये हैवलॉक है उसका स्वराज रख दिया गया है, जो नील आइलैंड है उसका शहीद रख दिया गया है, और जो रॉस आइलैंड है उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया। अब इस 10 डिग्री चैनल के बाद आप लिटिल अंडमान पर आते हो। लिटिल अंडमान के और नीचे आते हो तो आपको क्या मिलता है भाई, एक छोटा सा हिस्सा निकोबार का, को बोलते हैं हम लोग कार निकोबार। ठीक है, और यहां पर भी जब आप और नीचे आते हो तो यहां पर आपको कुछ आइलैंड्स का समूह दिखता है। मतलब अभी लिटिल अंडमान आया नहीं है, अरे सॉरी लिटिल निकोबार। जैसे ये आपका ग्रेटर अंडमान और लिटिल अंडमान था, वैसे ही नीचे आपका लिटिल निकोबार और ग्रेटर निकोबार होता है। तो लिटिल निकोबार के जस्ट ऊपर एक आइलैंड का समूह है, इस आइलैंड के समूह को बोलते हैं कोमाटा आइलैंड्स, और इसके भी ऊपर आपका एक कार निकोबार होता है। ठीक है, यहां पर आप देखो कि ये जो ग्रेट निकोबार है ये एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट।
और इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। सबसे ऊपर का हिस्सा कौन सा है? वो इंदिरा कोल है, जो कि अभी हम लोग काउंट करते हैं। इंदिरा कोल से इंदिरा पॉइंट याद रहेगा, ये 6 डिग्री 8 मिनट के आसपास। फिर यहां पर नीचे अब देखो आपका सुमात्रा, फिर उसके उधर जावा स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको निकोबार से सुमात्रा जाना है तो इसके लिए जो चैनल का इस्तेमाल होता है वो है ग्रैंड चैनल, ये याद रहेगा। अब इसी के साथ साथ ये हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड भी देख लेते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो बेसिकली क्या है, ऐसे बहुत सारे। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखना कि जो इसका डिस्टेंस है, इसका मेन लैंड के साथ जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर के आसपास है ना, ये थोड़ा दूर है। और यहां पर दो और आइलैंड्स हैं, आपका हैवलॉक आइलैंड और एक बैरन आइलैंड, है ना। आपको पता है कि बैरन आइलैंड इंडिया का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो। सबसे पहले कब? 1787 में इसको ऑब्जर्व किया गया था, ये फूटा है भाई। और अभी भी कुछ डस्ट स्मोक 2020 तक तो देखने को मिल ही रहे थे। उसके ऊपर एक आपका ये, अगर आपके पोर्ट ब्लेयर से देखा जाए ना, यहां से पोर्ट ब्लेयर, ये रहा पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर इधर साइड पे। और इनफैक्ट एक और आइलैंड है आपका नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड भी एक प्रकार का वॉल्केनिक आइलैंड ही है, लेकिन अब यहां पर ये एक्टिव वॉल्केनो की श्रेणी में नहीं आता है। ये अप्रोक्सीमेटली पोर्ट ब्लेयर से 250 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर है अपना। इसके बाद हमारा आता है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो है, जैसे कि हम लोग ये देख रहे थे कि वो 600 किलोमीटर अपने ईस्टर्न साइड में था, ये थोड़ा कम है। ये अप्रोक्सीमेटली शुरू हो जाता है 300 किलोमीटर पे और खत्म होता है लगभग 500 किलोमीटर पे। तो 300 से 500 किलोमीटर में ऐसे कई सारे छोटे 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 आइलैंड्स हैं। टोटल हम बोलते हैं 36 आइलैंड्स का ये पूरा ग्रुप है, जिसको हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं। इस 36 आइलैंड्स में से 10 तो ऐसे आइलैंड है जहां पर कोई लोग नहीं रहता है, इनहैबिटेबल आइलैंड है। कई सारे आइलैंड्स ऑलरेडी सबमर्ज हो चुके हैं, जैसे कि 4-5 आइलैंड सबमर्ज हो चुके हैं। इसमें से कुछ एक आइलैंड्स अटॉल की श्रेणी में आते हैं, कुछ रीफ बनाते हैं। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर दो आइलैंड्स के ग्रुप बनते हैं। एक सबसे ऊपर आपको मेजॉरिटी ऑफ द आइलैंड्स 35 के आसपास ऊपर ही दिख जाते हैं, और इन 35 आइलैंड्स के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं अमीन दीवी आइलैंड ग्रुप्स या फिर अमीन दीवी आइलैंड समूह। अब फिर यहां से एक जो इसका सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप का, वो है मिनिकॉय। सबसे बड़ा आइलैंड है। तो मिनिकॉय और यहां पर ये अमीन दीवी आइलैंड ग्रुप के बीच में एक आपका 9 डिग्री चैनल याद रहेगा। इनके कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जो आपको याद करने चाहिए, एक तो अमीनी, जो ये अमीन दीवी नाम पड़ा है, ये अमीनी आइलैंड भी है यहाँ पर, तो वो उससे भी याद करना। एक यहाँ पर ये कवरत्ती कैपिटल, ये डेफिनेटली याद करना है। और ये एक अगत्ती, जहां पर लक्षद्वीप का एयरपोर्ट बना हुआ। तो घूमने कभी भी जाओगे तो अगत्ती आपको एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा। तो ये मिनिकॉय, और मिनिकॉय के नीचे अब आप आओगे तो फिर वो 8 डिग्री चैनल। यहां पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी यूटीज हैं अभी, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूटी जो है वो हमारा लक्षद्वीप ही है। इसका टोटल एरिया बहुत ही कम है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द यूटीज। यहां पर इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिवर्स के बारे में बात करते हैं टोटल, कि हमारे इंडिया में कौन कौन से मेजर रिवर्स हैं। तो फिर इसके बाद अब हम लोग अपने रिवर सिस्टम की ओर आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। रिवर सिस्टम में आगे बढ़े उसके लिए एक दो चीजें आपको पहले ही बता देता हूं कि बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। आप सबको पता है रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ये सारी चीजें याद करनी होती है। तो मैंने अपना कम से कम 4-5 घंटे अभी दिया है, जिसके बेसिस पर मैंने ये सारे एक एक रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज को अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है, ताकि आपको मैं जल्दी जल्दी से बता सकूं। आपको उतनी ही स्पीड से फुल कंसंट्रेशन के साथ उसको लेके जाना है अपने एग्जाम में। मैंने प्रीवियस ईयर कम से कम 12-15 सालों के देखे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे वहां से मिले हैं उसको भी मैंने इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। तो आपके लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन ही है, ठीक है। कुछ भी छूटने वाला नहीं है। कॉन्फिडेंटली इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देख सकते हो एग्जाम से पहले देख लेना। रिवर सिस्टम के लिए आपको ये वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग रिवर सिस्टम को आगे पढ़ें उससे पहले बस मैं एक ट्रांजिशन मैप दिखाना चाहता हूं आप लोग को बिफोर दिस रिवर सिस्टम। बस ये छोटा सा एक पार्ट है, इसको फटाफट से कर लेते हैं। रिवर्स के लिए यहां पर आप रिवर्स को पढ़ेंगे भी, डोंट वरी। ये आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है। यहां पर आप सबको कुछ कुछ चीजें बहुत बेसिक जो ऑलरेडी पता होंगी। इधर वाला हिस्सा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर वाला हिस्सा, ये आपका पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं हम। गिलगिट बाल्तिस्तान वाला रीजन ये रहा। और इधर साइड में इसी तरीके से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके इधर वाले हिस्से को अक्साई चीन बोलते हैं। यहां पर इस वाले हिस्से को, ब्लू वाले को हम लोग बोलते हैं सक्सगम वैली, जिसमें पाकिस्तान ने इलीगली या फिर इलीगल तरीके से चाइना को ये सीड कर दिया था। और यहां पर जो ये ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। अब इंडिया का ये मानना है कि इस पॉइंट से जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसको हम लोग यहां पर ले जाते हैं, और इसलिए सियाचिन ग्लेशियर अभी इस पार्ट में हमारे अंडर में आ रहा है।
बट पाकिस्तान इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को देखता हुआ ऐसा बोलता है कि नहीं भाई, ये इस डायरेक्शन में जाता है और इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर इस वाले हिस्से में आता है। तो इस पॉइंट पर जहां पर ये डिस्प्यूट अराइज होता है, इसको NJ9842 बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर आप देखना, यहीं पर पास में ही है दौलत बेग ओल्डी वाला रीजन, यहां पर आपका दिपसंग प्लेन है, ये गलवान वैली इस वाले रीजन को बोलते हैं, यहां पर एक हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है, ये पेंगोंग लेक है और ये डिमचौक है। इन बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ अब हम इस बात को समझते हैं कि जो भी हमारा इंडिया का रिवर सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हिमालयन वाले पार्ट का है। हिमालयन वाले पार्ट में कुछ ऐसे पेरिनियल रिवर्स हैं जो कि हमेशा पानी पाते हैं, है ना, और उसमें तीन इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम्स हम लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहला इंडस, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है हमारे पूरे रिवर सिस्टम का, वो है पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट। पेनिनसुलर इंडिया में वही नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बहुत सारे रिवर्स हैं, उन सबको बारे में भी आराम से पढ़ेंगे, डू नॉट वरी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने इंडियन रिवर सिस्टम में, हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर में सबसे पहला ड्रेनेज बेसिन है इंडस रिवर, उसके बारे में पढ़ते हैं, उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं। सो हियर इट इज द मैप। अब यहां पर आपको थोड़ी सी खिचड़ी पकी हुई चीजें दिख रही होंगी, बट डू नॉट वरी, मैं आपको हर एक चीज को बहुत ही क्लियरली पॉइंट आउट कर सकता हूं, है ना। तो सबसे पहले भाई आपको ना इस ब्लू वाली लाइन पर ध्यान देना, ये जो मोटी सी ब्लू लाइन गई है ना, इस पर ध्यान दो आप लोग। ये आपका इंडस रिवर है, ठीक है, ये आपका इंडस रिवर है। और इसके बाद आपके इंडस के बाद झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इंडस रिवर से शुरुआत करते हैं। इंडस रिवर की शुरुआत होती है भाई, देखो यहां सिंगी खंबन बोलते हैं, लायंस माउथ बोलते हैं इसको, ये बुखारचू ग्लेशियर है मानसरोवर लेक के पास में, वहां से ओरिजिनेट होती है। और ये जस्कर रेंज हम लोगों ने ट्रांस हिमालयस में पढ़ा था, याद करो, काराकोरम, लद्दाख, तो लद्दाख और जस्कर के बिल्कुल बीचों बीच से ये फ्लो होती है। ये जब अंदर घुसती है यहां पर, तो इसी में यहां पर जो जस्कर रेंज है उससे एक जस्कर रिवर भी निकलती है। तो ये जो जस्कर रिवर है ये इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनता है। थोड़ा सा आगे जाने पर इससे एक सुरू रिवर मिलती है। सुरू रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये अपने आप में एक ऑब्सिक्वेंट रिवर है। ऑब्सिक्वेंट रिवर उस रिवर को बोलते हैं जो कि रिवर के फ्लो ऑफ डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उससे मिलता है, ऐसी ट्रिब्यूटरी, है ना। यूजुअली क्या होता है कि रिवर उसी ट्रिब्यूटरी में उसी डायरेक्शन में मिलता है, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, इसलिए इसको ऑब्सिक्वेंट रिवर बोलते हैं। वहां पर लिख दिया था मैंने, आपको टेंशन नहीं करना है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है श्योक। श्योक का एक ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं नुब्रा, और नुब्रा वैली पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। यहां वाला हिस्सा जो है वो है नुब्रा वैली, और नुब्रा वैली में यहां पर जो श्योक रिवर है इसको हम लोग वैसे तो देखो रिवर ऑफ डेथ बुलाते हैं। इसका ओरिजिन होता है रिमो ग्लेशियर के पास से, ठीक है, रिमो ग्लेशियर से ये आपकी श्योक रिवर निकलती है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहां पर आप लोगों ने पढ़ा था ग्रेटर हिमालयाज में नंगा पर्वत से नामचा बरवा, है ना, ये पूरा सिंटेक्सियल शेप में हम लोगों ने देखा था। तो इंडस रिवर क्या करती है, इस नंगा पर्वत को क्रॉस करती है, ऊपर एक गिलगिट रिवर और मिलती है इससे, और फिर ये पाकिस्तान में एंटर करके अपना नीचे तक पहुंच जाती है, अरेबियन सी में ड्रेन होगी। अब इसके बेसिस पर इंडस के बाद अब हम लोग झेलम और बाकी के ट्रिब्यूटरीज के बारे में एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग इसके पहले ट्रिब्यूटरी को पढ़ते हैं जो है झेलम रिवर। झेलम रिवर का स्टार्ट होता है भाई यहां पीर पंजाल रेंज के वेरीनाग वाली जगह से, ठीक है। तो वेरीनाग से ये ओरिजिनेट होते हुए श्रीनगर के पास जाता है, श्रीनगर में आपको झेलम रिवर मिलती है, और इसके बाद यहां पर इसको मिलता है वूलर लेक। वूलर लेक के बाद ये कुछ टाइम के लिए लगभग आप बोल सकते हैं 140 या 170 किलोमीटर के आसपास का रीजन है शायद ये, वहां पर ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। और इसके बाद ये चेनाब रिवर से आगे चल के मिलेगी। चेनाब रिवर देख लेते हैं। चेनाब रिवर जो है वो आपका बारालाचला पास है, उससे पहले 2 और पासेस होते हैं जहां से अलग अलग से 2 रिवर्स मिलती है, एक होती है चंद्रा, एक होती है भागा। तो चंद्रा और भागा रिवर दोनों जहां पर जुड़ते हैं उसके बाद चेनाब रिवर बन के आगे फ्लो करता है। तो ये देखो, ये है आपका, कहां गया भाई, ये रहा आपका चंद्रा रिवर, ये है आपका भागा रिवर, और यहां से फिर ये ओरिजिनेट होकर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये चेनाब रिवर और झेलम रिवर त्रिमू के पास में मिलते हैं, त्रिमू में मिलते हैं, ठीक है। ये कहां पर है भाई, पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंडस झेलम चेनाब रवि। रवि रिवर जो है, रवि और आपका ब्यास रिवर, इन दोनों को आप लोग रोहतांग पास से निकलते हुए देख सकते हो। ये आपके कुल्लू हिल्स का पार्ट है। रोहतांग पास जो है, यहां से आपका ब्यास रवि रिवर जो निकलता है, ऊपर वाला ये हिस्सा है, और ये आपके चेनाब रिवर से जा मिलता है। सिमिलरली आपका ब्यास रिवर है। ब्यास रिवर जो है ये सारे ही पार्ट्स में जितने भी 5 ट्रिब्यूटरी हैं वो सबसे छोटा पार्ट है ब्यास रिवर। ये ब्यास रिवर भी रोहतांग पास से ऐसे ही निकलता है, और यहां पर ये सतलज रिवर से मिल लेता है। सतलज रिवर को कहां पर मिलता है, ये हरिके वेटलैंड के पास में मिलता है, ठीक है।
हरिके वेटलैंड के पास में ये सतलज रिवर से मिलता है। अब सतलज रिवर को देखते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं कि सतलज रिवर जो है वो भी मानसरोवर के पास ही एक राक्षस ताल है, वहां से ओरिजिनेट होती है और हमारे इंडिया में शिपकिला पास से प्रवेश करती है अंदर की तरफ। ये शिपकिला पास ये रिवर सतलज को लेके जाता है, सबसे पहले ब्यास रिवर से मिलता है, कहां पर, हरिके वेटलैंड में। और ये सतलज रिवर फिर पाकिस्तान में इंटर करते हुए यहां पर बाकी के सभी सिस्टम से मिलता है। याद रखना कि अब अभी तक यहां पर जो ये चेनाब रिवर है, अगर इस चेनाब रिवर की बात करें तो देखो इस चेनाब की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, झेलम चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, रवि चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। तो अगर इन दोनों को एक्सपैंड करके हम लोग देखेंगे ना, तो हमें चेनाब रिवर का जो पूरा कैचमेंट एरिया है वो बहुत बड़ा दिखता है। इसीलिए चेनाब रिवर सबसे लार्जेस्ट रिवर बन जाता है जब भी हम लोग इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें, कौन सी बनेगी, लॉन्गेस्ट रिवर भाई सतलज है। और यूपीएससी ने जो भी लास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं उससे उन्होंने क्लियर कर दिया है भाई कि सतलज ही इंपॉर्टेंट रिवर है पूरी की पूरी। तो यहां पर एक कंफ्यूजन हमेशा रहता था कि भाई यहां से पूरी चेनाब रिवर आ रही है और यहां से सतलज रिवर आ रही है, ये दोनों जब मिल जाती हैं तो ये कौन सी रिवर बनती हैं। यूपीएससी के हिसाब से ये सतलज रिवर है, लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आपको ये एक नए रिवर से मिलेगी जिसका नाम है पंजनाद। ये पंजनाद रिवर जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ऐसा माना जाता है कि जब चेनाब और सतलज रिवर मिलती है तो ये पंजनाद रिवर बनती है। बट लास्ट ईयर यूपीएससी ने ऐसा बोला है कि भाई इसको भी हम लोग सतलज ही बोलेंगे, ठीक है। और फाइनली ये पूरी की पूरी पांचों ट्रिब्यूटरीज आपस में ये इंडस रिवर से मिलती है मिथल कोट पे। मिथल कोट या मिथन कोट, बहुत जगह दोनों चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी अब ये इंडस रिवर आगे फ्लो करते हुए आपके अरेबियन सी में जा गिरती है। ये है पूरा सिस्टम आपका, किसका, ये पूरा सिस्टम आपका है इंडस रिवर का। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि कुछ इनके पुराने जमाने के नाम हैं, जैसे कि इंडस को सिंधु बोलते हैं, झेलम को वितस्ता, चेनाब को अक्सनी या इस्कमती, रवि को पुरुषनी, ब्यास को विपासा और सतलज को सताद्रु। साथ ही साथ इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो कि इन रिवर्स पर बने हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 वाली चल रही है, जिसमें कि ऊपर के 3 रिवर्स मतलब कि इंडस, झेलम, चेनाब, इन 3 रिवर का पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा, बट कंप्लीटली नहीं। इंडिया से होकर गुजर रही है तो इंडिया भी इनके कुछ पार्ट्स को यूटिलाइज कर सकता है, बट ये ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान के कोई भी वाटर फ्लो में चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं और पाकिस्तान बार बार उनको लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ फॉरम में जाता रहता है, तो वो सारी अलग चीज है, बट हम मैप्स पर फोकस करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो इनकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इसमें सबसे पहले झेलम है। झेलम के ऊपर ये 2 आपके डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है नीमू बागजो और एक उरी डैम, है ना, ये 2 डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चेनाब रिवर की बात करते हैं तो इसमें बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल, ये 3 डैम्स है ना। फिर इसके बाद हम लोग रवि रिवर पर देखते हैं तो बस्सी और रंजीत सागर। सिमिलरली अगर हम लोग ब्यास रिवर पर देखते हैं तो यहां पर एक है पोंग, इसी पोंग डैम को हम लोग महाराणा प्रताप सागर डैम भी बोलते हैं। सिमिलरली जब हम लोग सतलज की बात करते हैं तो इसमें भाखरा, कोल और नैथपा झाकरी, ये एक नाम है, थोड़ा अजीब सा नाम है, मेरे को भी अभी मिला है रिसेंटली, बट इंपॉर्टेंट है। ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे डैम्स हैं, बट स्टिल दीज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और इंपॉर्टेंट डैम्स यही सारे हैं, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने इंडस रिवर की। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं अपने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ें उससे पहले ये जो इंपॉर्टेंट प्रयाग्स है ना, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम जो है ना वो यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, इस यूके वाले रीजन, उत्तराखंड वाले रीजन से। इस उत्तराखंड वाले रीजन को यहां पर मैंने जूम इन किया, ठीक है। अब आपको यहां पर किसका ध्यान देना है भाई, यहां पर आपको ध्यान देना है इस पिंक वाले रिवर पर, इस पिंक वाले रिवर पर भाई। इस पिंक वाले रिवर को हम लोग क्या नाम देते हैं, ये है रिवर अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा, अलकनंदा ऐसा बोला जाता है कि भाई देखो यहां पर अलकनंदा ही सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है और इस इंपॉर्टेंट रिवर से कई सारे रिवर्स अलग अलग टाइम पर बाहर निकल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, कुछ प्रयाग बना रहे हैं जहां पर ये कोइंसाइड कर रहे हैं। और फाइनली ये जब भागीरथी रिवर से अलकनंदा रिवर मिलती है तब यहां से निकलती है गंगा, यहां से तब बनती है गंगा रिवर। तो अलकनंदा सबसे पहले आप देखोगे यहां पर सतोपंथ एक जगह है, सतोपंथ ग्लेशियर, वहां से रिवर अलकनंदा ओरिजिनेट होती है और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है। यहां पर रिवर अलकनंदा एक रिवर है धौली गंगा, धौली गंगा से जब अलकनंदा मिलती है तो उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ये जो कॉन्साइड होता है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ये नीचे गई और यहां पर इसको मिलता है ये नंदाकिनी, ये नंदाकिनी जब इसको मिलती है तो इसको हम लोग नंदाकिनी से नंद प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है याद करना। फिर यहां पर पिंडर है,
पिंडार जब मिलता है तो इसको मिलते हैं कर्णप्रयाग, है ना। इसको आप लोग पीके से याद कर सकते हो, पीके मूवी आई थी ना पीके, उस पीके से याद कर सकते हो। इस तरीके से इसको वीडी वीडियो ऐसा कुछ करके याद कर सकते हो कि भाई वीडियो 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 वीडी मतलब कि विष्णु प्रयाग धौलीगंगा। यहां पर उसके बाद आप लोग यहां पर जब आओगे और आगे बढ़ोगे तो अलकनंदा से मिलती है भाई ये एक और रिवर, इसको बोलते हैं मंदाकिनी, है ना। मंदाकिनी रिवर जब मिलती है तो इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है, क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। और फिर फाइनली इस रिवर से मिलती है भागीरथी रिवर, और भागीरथी रिवर से जब मिलने के बाद यहां पर इसको बोलते हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद ही आपका गंगा रिवर फाइनली स्टार्ट होता है। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात आपकी क्लियर है तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो आपको और पता होना चाहिए वो कौन कौन से भाई। देखो सबसे पहले यहां पर कुछ नेशनल पार्क के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, जैसे कि गोविंद नेशनल पार्क है, ये गंगोत्री नेशनल पार्क है। याद रखना कि ये वाला हिस्सा भागीरथी जहां से ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं गंगोत्री, है ना। लेकिन गंगोत्री नेशनल पार्क इससे थोड़ा सा दूर है। फिर इसी तरीके से यहां पर वैली ऑफ फ्लावर्स, आप सबको पता है बहुत ही सुंदर जगह है वैली ऑफ फ्लावर्स। और इसके बाद ये वाला हिस्सा आपका जिम कॉर्बेट है ना, जिम कॉर्बेट सब लोग जाते आते रहते हैं भाई। और फिर ये है राजाजी नेशनल पार्क। तो इन रिवर्स पे भी बहुत बार क्वेश्चंस बन जाता है कि भाई राजाजी नेशनल पार्क के पास से कौन सी रिवर गुजरती है। इस यहां पर देखो जैसे कि अलकनंदा, सॉरी ये वैली ऑफ फ्लावर्स है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो रिवर अलकनंदा और धौलीगंगा के बीच में स्थित है। तो ऐसे थोड़े थोड़े लोकेशंस को अपने पास आप लोग जरूर से रखना। सिमिलरली यहां पर देखो ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला है आपका देहरादून। ये जो दूसरा हिस्सा है ना ये आपका यमुनोत्री है। एक्चुअल में यमुना रिवर को मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट यमुनोत्री, यमुना रिवर जो है यहीं से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इसके बाद ये है आपका गंगोत्री। गंगोत्री ऐसा माना जाता है कि भाई जो गंगा रिवर है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। सबसे पहले इसको हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं, लेकिन जब ये अलकनंदा रिवर से मिलती है तब इसको हम लोग गंगा नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये भागीरथी रिवर ही गंगा का ओरिजिन माना जाता है, गंगोत्री, और यमुनोत्री यमुना रिवर का ओरिजिन माना जाता है। तो ये दोनों बिल्कुल पास पास है। अब यहां पर आपको 4 और 5 नंबर पर आपको मिल जाएगा बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये बद्रीनाथ और केदारनाथ, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, नैनीताल, ठीक है। तो नैनीताल बहुत नीचे है अगर आप लोग कंपेयर करोगे ऑन द मैप। ये पूरा हिस्सा आपका सिर्फ यूके और गंगा का ओरिजिन है। अब गंगा की बाकी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। बाकी की ट्रिब्यूटरीज में इसमें जो आपको थिक ब्लू लाइन दिख रही है वो आपका क्या कहलाएगी, गंगा रिवर कहलाएगी, है ना। ये वाली जो सिस्टम है ये वाला पूरा का पूरा आपका गंगा रिवर है। और यहां पर जो ये ग्रीन कलर में आप लोग देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर वाला जो हिस्सा है ये आपका यमुना रिवर है। अब इनमें एक एक करके ट्रिब्यूटरीज को पढ़ने, सबसे पहले गंगा रिवर को ही उठा लेते हैं। गंगा रिवर में आपको पता है कि ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है भाई, गंगोत्री से ओरिजिनेट हो रही है, पता चल गया। गंगोत्री से ओरिजिनेट होने के बाद सबसे पहले इसको एक रिवर मिलती है रामगंगा। आप लोग मुरादाबाद साइड में अगर जाते होंगे तो आपको रामगंगा देखने को मिल जाती है ना, बिल्कुल दिल्ली के पास में ही है ये। फिर जैसे जैसे आगे आते हैं तो यहां पर 2 रिवर्स हैं, एक है काली जिसको हम लोग शारदा रिवर बुलाते हैं। काली रिवर जो है वो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। और यहीं पर एक और रिवर है जिसका नाम है करनाली रिवर। करनाली रिवर, करनाली रिवर को ही हम लोग इंडिया में घाघरा रिवर बुलाते हैं, ठीक है। तो ये घाघरा रिवर जो है ये करनाली रिवर ही है, और ये शारदा रिवर है। तो इनफैक्ट काली करनाली रिवर मिलने के बाद ही ये घाघरा रिवर बनती है, ठीक है। इसके पहले यहां पर लखनऊ में आपको पता है गोमती रिवर फ्लो करती है, तो गोमती रिवर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पर ये गंडक है। गंडक रिवर में आपको यह समझने की जरूरत है कि यार देखो गंडक एक रिवर है और एक बूढ़ी गंडक एक रिवर है। तो गंडक और बूढ़ी गंडक, गंडक एक्चुअल में बहुत सारे रिवर सिस्टम को साथ में लेके आती है, और इसके बेसिस पर यहां पर इसको हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे जब रिवर साथ में आते हैं तो इसका ना पर्टिकुलर पाथ डिसाइड नहीं हो पाता है। बहुत सारा रिवर का वाटर जब आता है ना तो बिल्कुल फैल जाता है। फैलने के बाद उसका कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं हो पाता, कभी इधर से बहती है कभी इधर से बहती है। तो कभी किसी पुराने जमाने में आपको पता होगा कि बूढ़ी गंडक नाम से एक गंडक रिवर फ्लो होती थी। बूढ़ी गंडक नाम नहीं था उसका, हम लोगों ने अब उसको बूढ़ी गंडक बुला दिया है, ठीक है। वहां पर जब बूढ़ी गंडक की हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पर बूढ़ी गंडक का एक अलग पाथ हुआ करता था। अब नए वाले गंडक का ये वाला पाथ है, ठीक है। बूढ़ी गंडक जो थी वो ऑक्सबो लेक बहुत सारी बनाती थी, और इस ऑक्सबो लेक में एक इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कि हम लोग को बूढ़ी गंडक पर एक ऑक्सबो लेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक मिलता है, वो लेक का नाम क्या है। इसके बेसिस पर अब आगे बढ़े, और यहां पर हम लोग को कोसी रिवर मिलती है। कोसी रिवर एक्चुअल में इसको सप्त कोशी का नाम देते हैं क्योंकि ये 7 रिवर से मिल के आती है, और फिर लास्ट में नेपाल में ये 3 रिवर्स में बदल जाती है। इसमें हम लोग त्रिवेणी का नाम देते हैं, और यही त्रिवेणी बाद में आगे चल के कोसी रिवर बनती है। अब चूंकि ये 7 रिवर का फ्लो ये भी लेके आती है तो इसका भी पाथ इधर उधर होता रहता है, और ये बहुत सारा फ्लड लेके आने की संभावना लेके आती है। तो इसीलिए कोसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरो ऑफ बिहार, है ना, इसको हम लोग सॉरो ऑफ बिहार बोलते हैं,
ठीक है, अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो आपका गंगा का जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो आपका क्लियर है। ठीक है, चलो अगर चलो इसका मैं ही बता देता हूं, ये जो बूढ़ी गंडक है ना, यहां पर कुंवर लेक पाया जाता है। कुंवर लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, कुंवर लेक। तो ये ऑक्सबो लेक बूढ़ी गंडक जो बनाती है वहां पर कुंवर लेक बनता है। ठीक है, चलो ओके। अब हम लोग आते हैं इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पर यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर तो यमुना रिवर ही है। यमुना रिवर को भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद यमुना एक रिवर मिल रही है, उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सी है? सोन रिवर। आपको याद होगा कि जब हम लोग विंध्यास और सतपुरा के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बोला था कि यार देखो, यहां पर सोन रिवर और नर्मदा रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से ही ओरिजिनेट होती है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये अमरकंटक प्लेट्यू है, इधर के साइड में नर्मदा फ्लो हो जाएगी और इधर के साइड में यहीं से सोन रिवर ऊपर गंगा से मिल जाएगी। लेकिन ये जब सोन रिवर ऊपर चलती है तो यहीं पर एक रिहांद रिवर भी है। रिहांद रिवर और कोयल रिवर, ये दो। कोयल रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? ये आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है ना। कोयल रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होके आपके वापस से सोन में मिलती है और सोन फाइनली गंगा से मिल जाती है। तो सोन की दो ट्रिब्यूटरी है, रिहांद और कोयल। इतनी बात याद हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जब ये रिवर गंगा बांग्लादेश में इंटर करने वाली होती है, मतलब फरक्का बराज से थोड़े पहले की बात हो रही है, या फिर फरक्का बराज चलो क्रॉस कर देते हैं। फरक्का बराज के बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये अपने एक डिस्ट्रीब्यूटरी में कन्वर्ट होती है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? यूजुअली क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज उनको बोलते हैं जो कि अपना पानी अलग से लेके आए और मेन रिवर में ड्रेन कर दें। डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती है जो कि अपने मेन रिवर का ही पानी लेके निकलने बाहर। तो इसीलिए रिवर हुगली क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूटरी है। और यहां पर एक मयूराक्षी रिवर है। इंपॉर्टेंट रिवर के नाम पर आप यहां पर दामोदर रिवर को देख सकते हो। दामोदर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दामोदर रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बड़ाकर, BARAKER, बराकर। ये बराकर रिवर दामोदर वैली की ट्रिब्यूटरी है और फिर दामोदर रिवर जो है वो हुगली रिवर में मिलती है। सिमिलरली एक कसाई रिवर भी है, कसाई रिवर, ये आपकी हुगली रिवर में मिलती है। अब मैं आपको ऐसे छोटे छोटे रिवर्स का नाम क्यों बता रहा हूं? यूपीएससी को ना बड़ा मजा आता है यार, ऐसे छोटे छोटे रिवर्स जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं है बट वो इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उनसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है उसने। और कुछ तो रिवर से मैं आपको स्पेशली अभी मेंशन भी करूंगा कि उन पे पता नहीं कितनी बार, 3 4 5 बार क्वेश्चन पूछ लिया उसने। पता नहीं क्या प्यार है उसको यूपीएससी को इन रिवर से। तो ये पूरा हिस्सा हो गया अपना गंगा का। अब यमुना की अगर बात करें तो यमुना में एक सबसे पहले यहां पर टोन्स रिवर निकलती है और फिर एक यहां पर आपको पता है कि गाजियाबाद वाले इलाके में हिंडन रिवर भी निकलती है ना। तो हिंडन रिवर, टोन्स रिवर, और फिर हम लोग अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आती है चंबल रिवर। चंबल रिवर अपने आप में एक बड़ी रिवर को कंसीडर कीजिए। ये मोटा वाला जो लाइन है ये आपके लिए चंबल वाली रिवर की तरह कंसीडर होगी। और इस चंबल में आपको क्या क्या दिखेगा? इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में बनास एक रिवर है जो इंपॉर्टेंट है, बनास। लेकिन इसके बाद सारे के सारे किधर हैं? आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इसमें आपको चंबल में जो दो और इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेगा वो है काली सिंध और पार्वती। बनास, काली सिंध, पार्वती, ये तीनों चंबल के ट्रिब्यूटरीज हैं। ये चंबल वापस से रिवर यमुना में मिलती है और रिवर यमुना के कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और देखने को मिल सकते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है सिंध, बेटवा, धसन, केन। ये 3 4 आपको अगर 3 याद करने तो धसान को आप भूल सकते हो, लेकिन सिंध, बेटवा, केन ये 3 आपको जरूर से याद रखने। तो यमुना की अगर मोटी मोटी 4 रिवर याद करनी है तो चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये 4 इंपॉर्टेंट मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की। आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा। तो गंगा रिवर इज ऑल्सो डन। अब हम लोग तीसरे नंबर पर चलते हैं जिसमें नाम है हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ब्रह्मपुत्र रिवर में मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इसमें अभी के लिए आप ऑरेंज कलर को बिल्कुल एक सिरे से नकार दो, नहीं देखना है इसके लिए। अभी सिंपली आपको फोकस करना है सबसे पहले इस ब्लू वाले रेंज पर। ये मोटा सा जो रिवर आ रहा है यही आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है। आप सबको पता है ये भी वहीं मानसरोवर लेक के आसपास से निकल रहा होगा और यहां पर यारलुंग जांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर का कई सारा नाम है ना, उन सब नाम को आपको बहुत समझ के आपको देखना पड़ेगा। जब तक ये तिब्बत में फ्लो होता है इसका नाम यारलुंग जांगपो है। जैसे ही ये इंडिया में अंदर की तरफ घुसता है, यहां पर याद रखना कि जैसे उधर इंडस रिवर के लिए हम लोगों ने एक पीक देखा था नंगा पर्वत, वैसे ही यहां पर नामचा बरवा है। नामचा बरवा के इस साइड से घूमते हुए ये ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर तो करती है, लेकिन उस टाइम पर उसको हम लोग रिवर दिहांग का नाम देते हैं। यारलुंग जांगपो फिर दिहांग। इस दिहांग रिवर में 3 रिवर्स इंपॉर्टेंट है जो कि मिलती हैं। पहला है दिबांग, एक है लोहित और एक है देहिंग। तो देहिंग,
लोहित और दिबांग, ये तीन रिवर जब दिहांग रिवर से मिलते हैं, इसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। ठीक है, ये याद रहेगा। और एक चीज और कि ये जो लोहित रिवर है ना, इसका ओरिजिन जो है वो तिब्बत में हुआ है। उसको उस टाइम पर, तिब्बत के टाइम पर, इसको जोया रिवर बुलाते हैं, है ना। हाँ, जायू रिवर बुलाते हैं, सॉरी, जायू रिवर बुलाते हैं। तो जायू रिवर वही लोहित रिवर का नाम है। और ये तीन रिवर, दिबांग, लोहित और दिहिंग, ये तीन रिवर मिलने के बाद अब ये ब्रह्मपुत्र रिवर बन चुकी है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें अगर हम लोग सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आपकी सुबनसिरी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। सुबनसिरी वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज में से आती है इसकी। तो गोल्ड रिवर इसको बोलते हैं, कामेंग रिवर है और मानस रिवर है, और एक यहां पर एई रिवर है। एई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मानस की ट्रिब्यूटरी है वैसे। यहां पर फिर धुबरी रिवर आता है और तीस्ता रिवर आता है। तीस्ता रिवर के बारे में थोड़ा समझते हैं। तीस्ता रिवर आप सबको पता है, कंचनजंगा हमारा जो सेकंड हाईएस्ट पीक है हमारे इंडिया में, वहां पर उसके बगल में ही तीस्ता रिवर का एक फ्रोजन लेक है जिसका नाम है खांगचुंगछू, है ना। वहां से ये, या फिर खांगचुंगछू जो है वो चुंगथान के पास में पड़ता है सिक्किम में, और यहीं से तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है। और ये धीरे 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 करके यहां पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। जहां पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है उसको बोलते हैं गाय बांधा, है ना। गाय बांधा, कुछ भी याद कर लो यार, गाय को बांध दिया होगा, कुछ किया होगा, है ना। तो गाय बांधा। अब यहां पर जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है, इसका नाम तुरंत का तुरंत बदल के जमुना रिवर हो जाता है। ठीक है, चौथा नाम है भाई इस रिवर का, है ना, यारलुंगजांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और अब जमुना। ठीक है, आपको पता होगा कि यहां फरक्का बैराज के बाद रिवर गंगा अपने इस बांग्लादेश में एंटर करता है। जैसे ही रिवर गंगा बांग्लादेश में एंटर करता है, उसका नाम बदल के पद्मा हो जाता है। तो गंगा इस पद्मा एंड ब्रह्मपुत्र इस जमुना। तो पद्मा और जमुना का यहां पर मिलन होता है भाई, है ना। और फिर इसके आगे आगे ये पद्मा रिवर ही बनके बहती है। इस पद्मा रिवर को वापस से मेघना रिवर मिलती है। मेघना रिवर और कुछ नहीं बल्कि यहां पर आपको एक बराक रिवर देखने को मिलेगा, है ना। बराक रिवर आपके तिब्बतन का पार्ट ही नहीं है, तिब्बतन को बिल्कुल भूल जाइए, है ना। ये वैसे तो देखो नागा हिल्स के आसपास में निकलता है ना, और वहां से नागा हिल्स नहीं, मणिपुरी हिल्स के आसपास में निकलता है बराक रिवर। तो मणिपुरी हिल्स से निकलते हुए ये बराक रिवर जो है, ये एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं सुरमा रिवर। तो बराक रिवर को ही हम लोग सुरमा रिवर भी बोलते हैं, और यही सुरमा रिवर आगे चल के मेघना रिवर बनती है। और मेघना रिवर इस पद्मा रिवर से मिलने के बाद आगे भी मेघना ही कहलाती है। और रिवर मेघना जो है वो ही बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हुए सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। इतनी बात क्लियर है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप लोग एक बार दो बार अच्छे से देखोगे सब पता चल जाएगा। तो अब एक तरफ तुमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देख ली, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में देखे तो यहां पर तीन तो पहले ही देख लिया था, जिसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र का नाम मिला था। उसके बाद ये धनसिरी और कपिली, ये दो इंपॉर्टेंट है, धनसिरी और कपिली। ठीक है, बस इतना ही है। उसके बाद सारे अपने ऊपर वाले थे। इतनी बात अगर याद हो गई है तो उसके बेसिस पर अब हम अगर इस मैप में थोड़ा सा ध्यान दें, और अभी तक जो हम लोगों ने ऑरेंज कलर को एलिमिनेट करके रखा था, वो सारे के सारे ऑरेंज कलर आपके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। और यूजुअली यूपीएससी हमेशा नेशनल पार्क को रिवर से कनेक्ट करके देती ही है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग ये मेघालय वाले रीजन को देखें तो दो इंपॉर्टेंट है, एक आपका नोकरेक नेशनल पार्क है और एक बलपकराम नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हो ये वाला गारो, ये खासी, ये जैंतिया। इधर मिकिर, बराइल, रेगमा, नहीं मिकिर बराइल रेगमा तो ये वाले हैं। ये है दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ये है दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। और यहां पर आपके वापस से ये नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। यहां पर जो ये तीन हिस्से दिख रहे हैं आपको, ये आपका मिकिर और बराइल है, मिकिर रेंज और बराइल रेंज। मैंने आपको ये बताया था कि यहीं से मिकिर और बराइल के बिल्कुल बीचों बीच इनको सेपरेट करने के लिए कपिली रिवर फ्लो करती है ना, हमने बताया था शुरुआत में, ऊपर पढ़ा है। तो देखो यही है, मिकिर बराइल को सेपरेट करने के लिए कपिली रिवर निकल रही है यहां से। और यहां पर अब आप इधर से चलो देखना स्टार्ट करो, तो आपकी इस वाली जगह पर आपका ये लास्ट पार्ट जो है मिजोरम वाला है, वहां पर मुरलेन और यहां पर फांगपोन के नाम से एक नेशनल पार्क है। ये दो नेशनल पार्क है। यहां पर फिर अब आप लोग देखते हैं तो आपको यहां पर क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क और बिसॉन नेशनल पार्क दिखता है। सिमिलरली ऊपर अगर आप अरुणाचल वाले हिस्से में देखेंगे तो नामदफा और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ऊपर आपको माउलिंग नेशनल पार्क मिलता है। असम वाले रीजन में आप देखोगे तो दिब्रू शिखोवा, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग और कुछ यहां पर जैसे मानस वगैरह हैं, वो भी अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा बन जाते हैं।
और फिर उसके बाद कुछ एनटांकी, सिरोही, केबुल लामजाओ, मुरलेन, ये सारे नेशनल पार्क आपको बस लोकेशन के हिसाब से याद होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन रिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद हमारा अब अगला जो पार्ट है वो आता है, इसी के थोड़ा सा और नीचे आ गए हम लोग, है ना। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा और क्रॉस किया और नीचे आए और हम लोग महानदी के तक पहुंचते, लेकिन उससे पहले यहीं पर अभी हुगली रिवर आई है ना। हुगली रिवर यहीं पर मिली है, जिसमें दामोदर रिवर हम लोग को देखने को मिला था। हुगली रिवर, दामोदर रिवर। इस दामोदर के बाद यहां पर जब आते हो तो एक रिवर सुबर्ण रेखा है, सुबर्ण रेखा रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है सुबर्ण रेखा। ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास वाले रीजन से ही ओरिजिनेट होती है। और यहां पर सुबर्ण रेखा रिवर जो है ये एक्चुअल में रांची प्लेट्यू के आसपास में ओरिजिनेट हो रही है। फिर नीचे आओ आप तो बैतारणी और ब्रह्मणी, ये दो रिवर्स मिलती हैं। बैतारणी छोटी है और ब्रह्मणी बड़ी है। ब्रह्मणी जो है उसके दो इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो याद रखना है आपको, एक संख और एक रिवर साउथ कोयल। ये जो संख और साउथ कोयल है ये आपके इधर वाले छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही निकल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया, मतलब कि अगर हम लोग को कोई लाइन से दे तो हम लोग बोलेंगे दामोदर, सुबर्ण रेखा, बैतारणी, ब्रह्मणी। और इसके बाद आता है हमारा महानदी। महानदी एक बड़ा रिवर बेसिन है ना, कैचमेंट एरिया इसका थोड़ा बड़ा है। तो महानदी रिवर को हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, जिसमें जो इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें है सेवनाथ, हसदेव, मांद और इब। क्या क्या बोल रहे हैं, इसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, सेवनाथ, हसदेव, मांद, इब, सेवनाथ, हसदेव, मांद, इब। और इसके बाद नीचे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो जोंक, इंद्रा और ओंग, जोंक, ओंग, इंद्रा और तेल, ये चार हिस्से हैं। यहीं पर आपको पता होना चाहिए कि ये महानदी वाला जो हिस्सा है यहीं पर सतकोसिया टाइगर रिजर्व है और इनफैक्ट यहां पर गहिर माता मैरीन सेंचुरी है, यही महानदी के बस मुंह पर ही और ऊपर तक भी फैला हुआ है। और यहीं पर आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है। नीचे आप थोड़ा सा आगे आओगे तो चिलिका लेक मिलता है आपको, है ना। चिलिका लेक के अंदर ही एक नलाबाना बर्ड सेंचुरी, आपको सबको पता है कि बहुत सारे बर्ड स्पीशीज यहां पर आते हैं। और इसके बेसिस पर ये भी हमारा ये वाला हिस्सा खत्म होता है। अब हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं अपने आप को, और नीचे आते हैं तो हम लोग को रिवर गोदावरी मिलती है। अभी हम लोग को ऊपर के साइड में कौन मिला, रिवर महानदी। और महानदी से हम लोग थोड़ा सा और नीचे आ रहे हैं, ऊपर मिला वो चिलिका लेक है। देखो चिलिका लेक से हम और नीचे की तरफ आए, है ना। अब हम लोग गोदावरी रिवर की बात करते हैं। गोदावरी रिवर का जो ओरिजिन है वो होता है त्रिंबकेश्वर से। त्रिंबकेश्वर ये लिखा है भाई, त्रिंबकेश्वर से यहां पर अंतरवेदी तक इसका स्ट्रेच है, त्रिंबकेश्वर से अंतरवेदी तक। एंड एट द सेम टाइम यहां पर अगर हम लोग कुछ ऊपर मतलब कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, सबरी, ये कितने रिवर्स हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंपॉर्टेंट रिवर्स है ना, पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछती है। इट्स नॉट लाइक कि सर इतना फैक्ट क्या करेंगे, पढ़ना पड़ेगा भाई। फिर से पढ़ लो, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता और सबरी। और मैं आपको जिस रिवर की बात कर रहा था ना कि पता नहीं कितनी बार यूपीएससी ने इस चीज को पूछ लिया है, वो है वंशधारा रिवर। वंशधारा रिवर बिल्कुल छोटी सी इकलौती एक रिवर है, बट इसको पता नहीं यूपीएससी ने कितनी बार पूछा है कि ये उड़ीसा से ओरिजिनेट होती है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाले रीजन में भी रहती है और यहीं पर ये ड्रेन करती है। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो इस महानदी सॉरी इस गोदावरी रिवर के हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखें तो इसमें आता है प्रवरा, मंजीरा, मनायर, ये इतने ही आते हैं, 3 ही है इसमें, प्रवरा, मंजीरा और मनायर। यहां पर आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यूपीएससी हर बार आपको कोलेरू लेक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है ना। हर बार वो यही बोल रहा है यार कि कोलेरू लेक जो है वो दामोदर के आसपास में है, गोदावरी के आसपास में है, कृष्णा के आसपास में है और ये पूरा वाटर इसी में फेड होता है। गलत बात है। ये जो कोलेरू लेक है ना ये आपके गोदावरी और कृष्णा के बीचों बीच बना हुआ है, इसको किसी भी रिवर्स का पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो। ध्यान रखना कि जो कोलेरू लेक है वो गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में स्थित है, बिल्कुल एंड में। अब कृष्णा रिवर की बात करते हैं। कृष्णा रिवर इसी तरीके से भाई स्टार्ट होता है महाबलेश्वर, नासिक नहीं, ये नासिक नहीं है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में था। महाबलेश्वर से स्टार्ट होके आपको हमसाल देवी, यहां पर इसका डेल्टा फॉर्मेशन होता है। अब इसमें अगर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो डॉन, भीमा, दिंडी, मूसी और मुनेरू, ठीक है। याद रखना ये मनाइर है और ये मुनेरू है ना, मनाइर, मुनेरू। मनाइर किसका है, गोदावरी का है और मुनेरू कृष्णा का है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर है कोयना, फिर पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, वर्धा और यहां पर देखो 2 रिवर्स हैं, इनको बोलते हैं तुंगा और भद्रा।
है ना, तुंगा और भद्रा और वर्धा, ये तीनों रिवर मिलने के बाद बनती है तुंगभद्रा, है ना। तुंगभद्रा वैसे ये वाली रिवर भी है, तुंगा और भद्रा मिला के ही तुंगभद्रा बन जा रही है। ये तुंगभद्रा वर्धा रिवर से भी मिलती है, आगे भी तुंगभद्रा ही चलती है। तुंगभद्रा इंपॉर्टेंट कहां पे भाई, हम्पी, हम्पी सुना है ना, हम्पी का साइड जो है वो तुंगभद्रा रिवर पर ही है भाई, यहां पर ही है। और यहां पर हम लोगों ने कोलेरू लेक देखा, और वहां पर हम लोगों ने चिलिका लेक देखा, और नीचे जब आंध्र प्रदेश और नीचे आपका तमिलनाडु जहां पर मर्ज कर रहा है वहीं पर क्या आता है, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक का ही जो आउटर वाला पार्ट है उसी को हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कोस्टल वाले रीजन में पढ़ा ना, उसी को हम लोग श्रीहरिकोटा भी देख रहे थे, है ना। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर हो गई अब आपके मन में। अब देखो ये सारे के सारे रिवर्स जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं वो सब क्या है भाई, ईस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग। देयर आर सर्टेन रिवर्स टू बी रिमेंबर्ड जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, जो कि यहां से हम लोग देख सकते हैं। गोवा में दो रिवर्स आपको हमेशा याद रखनी है, मांडुवी और जुआरी, बस इतना ही इंपॉर्टेंट रिवर है। और यहां पर आपका एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको हम लोग बोलते हैं शरावती रिवर। शरावती रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल्स इंडिया का, जोग फॉल्स जिसको बोलते हैं, वो इसी शरावती रिवर पर ही बेस्ड है, और वो इंडिपेंडेंट है। आप देखो तुंगा भद्रा के बस ऊपर वाले हिस्से में, गोवा के थोड़ा नीचे, आप इसको शरावती रिवर को याद कर सकते हो। यहां पर एक चीज का और ध्यान देना कि ये जो तुंगा भद्रा वाला रीजन है और ये जो कृष्णा रीजन है, इसके बीच वाले हिस्से को हम लोग रायचूर दोआब बोलते हैं। दोआब मतलब दो, आब मतलब रिवर, दो रिवर के बीच वाला हिस्सा मतलब कि रायचूर दोआब। ये भी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर थोड़ा सा और नीचे आते हैं, एक रिवर है रिवर पेन्नार। रिवर पेन्नार पर भी यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर चुकी है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो रिवर पेन्नार जो है, सबसे पहले इसी का नाम है उत्तर पिनाकिनी। उत्तर पिनाकिनी भी पेन्नार रिवर को ही बोलते हैं। एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया का द ग्रैंड कैनियन वो इसी रिवर पर बनता है, गांडीकोटा कैनियन, है ना। ये जो गांडीकोटा कैनियन है ये रिवर पेन्नार पर देखने को मिलता है। इसका ओरिजिन कहां से होता है भाई, चेन्ना केसवा हिल से। चेन्ना केसवा हिल किसका पार्ट है, ये नंदी दुर्ग रेंज का पार्ट है। ये ईस्टर्न घाट वाला पार्ट है, ईस्टर्न घाट में नंदी दुर्ग रेंज, और नंदी दुर्ग रेंज से यहीं पर एक सशाचलम हिल्स भी हम लोगों ने पढ़ा था, और यहां से पेन्नार रिवर निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं। और इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है वो आपके आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर मिल रहा है, ये भी याद रहेगा। ठीक है, इतनी बातें अगर आप लोगों ने याद कर ली है तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इसको देखते हैं। और नीचे आए तो हमें कावेरी रिवर देखने को मिला। कावेरी रिवर जो है, ये जो मोटी वाली लाइन है, ये क्या है भाई, कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर की शुरुआत ताल कावेरी से होती है और ये आपके पोम्पुहार में जाके फाइनली खत्म हो जाती है, डेल्टा फॉर्मेशन करती है। फिर कावेरी रिवर जो है ये ताल कावेरी से जब निकलती है तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में हेमवती, शिमसा और अर्कावती, ये 3 बनती है। और आपके जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, सॉरी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें आपकी लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोयार और अमरावती, है ना। इतने सारे रिवर्स यहां पर बनते हैं। जो बहुत ही फेमस मिट्टूर डैम है वो भी आपके इस कावेरी रिवर पर ही बेस्ड है। एट द सेम टाइम ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो ट्राई जंक्शन है। ये ट्राई जंक्शन कौन सा है भाई, ये अपना नीलगिरी वाला जंक्शन है। इसी नीलगिरी से ही कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी निकल रही है। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट है ये भारत पूजा रिवर। इसके बाद यहां पर आपका पेरियार रिवर है, ये आपका पंबा रिवर है। पंबा रिवर यहां से जब ओरिजिनेट होती है तो यहां पर वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड लेक में ही ये अपने पानी को ड्रेन करती है। और नीचे ये कल्लड़ रिवर है। ये 3 रिवर। और कावेरी के नीचे भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है वैगई रिवर। ये वैगई रिवर इस जगह से निकलकर, मतलब कि वेस्टर्न घाट के इस हिस्से से निकलकर पाक स्ट्रेट में अपने वाटर को ड्रेन करती है। और इसी के नीचे आपको ये वाले रीजन पर मिलता है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे लिए, है ना, यूनेस्को वाला बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इतनी बातें भी अब हम लोगों ने कर ली भाई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा अब सेंटर की तरफ जाते हैं, जहां पर हम लोग, ये एमपी वाला रीजन है, देखो, है ना, ये जो येलो कलर से दिख रहा है ये एमपी वाला रीजन है। और ये जो आपका फ्लो हो रहा है ऊपर, गंगा और यमुना ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे थोड़ा सा और नीचे आ रहे हैं हम लोगों ने, ये चंबल देख लिया था भाई। चंबल में हमने देखा था कि चंबल में बनास रिवर है, काली सिंध रिवर है, पार्वती रिवर है। और फिर हम लोगों ने सिंध, बेटवा, धरसन, केन और यहां पर सोन रिवर। सोन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है रिहांद, ये भी आप लोग याद कर सकते हो। तो सोन रिवर हम लोग को मिलते हुए दिख गई थी भाई। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा इज डन। अब थोड़ा नीचे का देखते हैं। नीचे हमारी 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, नर्मदा और तापी रिवर। नर्मदा रिवर, जैसा कि हम सबको पता है कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ है भाई, अमरकंटक प्लेट्यू से हुआ है। इसी अमरकंटक प्लेट्यू से सोन रिवर भी ओरिजिनेट हो रही है। सोन रिवर और अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होने के बाद ये जो नर्मदा रिवर है वो रिफ्ट वैली में बहती है। और शायद यही रीजन है, शायद क्या एग्जैक्टली यही रीजन है कि नर्मदा जो है वो इस रिफ्ट वैली से वेस्ट फ्लोइंग बन गई।
अदरवाइज अगर इस अमरकंटक प्लेट्यू से कुछ भी निकलता है, रिफ्ट वैली इज ऑलरेडी फॉर्म्ड है ना, उसका ऑलरेडी स्लोप उस साइड में था, तो पानी डालोगे तो उस साइड में अपने आप ही बह जाएगी। इस रिवर को काटना पीटना कुछ भी नहीं पड़ा, ऑलरेडी इसके लिए रास्ता बना हुआ था, बस ये बह गई, है ना। तो नर्मदा रिवर उस तरीके से। तो नर्मदा रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ओरसांग, कोलार और हिरण, ये 3 थे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में यहां पर हम लोग बोल सकते हैं बुरनेर, बंजार, शेर, शक्कर, तवा। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो इतना, बट हाँ एक बार देखने लायक है कि एक बार देख सकते हो, बट यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा रिवर पर ही यहां पर आपके धुआंधार फॉल्स मिलते हैं, ठीक है। धुआंधार फॉल्स के बाद यहां पर आप अब आ जाओ तापी में। तापी में हम लोगों ने पढ़ा था कि यार सतपुरा रेंज का एक महादेव हिल्स है, महादेव हिल्स के नीचे एक बेतुल प्लेट्यू है, बेतुल प्लेट्यू से ही ये तापी रिवर ओरिजिनेट करती है, और इस बेतुल प्लेट्यू में यहां पर एक मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट पाया जाता है ना। यहां से ओरिजिनेट होते हुए इसकी एक रिवर सिस्टम है, अमरावती बोलते हैं इसको, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बहुत बार अमरावती का और भी नाम मैंने देखा था, तो बहुत ही क्लियर मेरे को भी नहीं है कि ये मतलब अमरावती इसका यहाँ वाले सही मैच करता है, बहुत एग्जैक्ट मैप नहीं दिया हुआ है कहीं पर। तो तापी रिवर वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे के सारे रिवर्स जो हैं ये हमारे गल्फ ऑफ खंबात यहां पर ड्रेन होते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और भी रिवर्स हैं जो कि इस डायरेक्शन में ही फ्लो होते हैं, जो कि अरावली वगैरह से निकल कर आते हैं। यहां पर देखो आप ये वाला हिस्सा जो है, यहां पर नर्मदा, तापी वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया। जो ये विंध्यास है, विंध्यास से ही एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसका नाम है माही रिवर। ये माही रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है हमने पहले भी डिस्कस किया यार, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इससे 2 बार कट होता है ना। रिवर माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जो कि अरावली रेंज से निकलती है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट रिवर है रिवर लूनी। रिवर लूनी अपना वाटर कहीं पर भी अरेबियन सी में ड्रेन नहीं करती है, ये रन ऑफ कच्छ में ही अपने वाटर को यहां नीचे दशा गायब कर देती है। इसीलिए इस रिवर को हम लोग बोलते हैं इंडोरहोइक रिवर, इंडोरहोइक रिवर, जो कि अपना पानी किसी ओशन में ना मिलाए और बीच में ही गायब कर दे ऐसे सिचुएशन में। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट रिवर है, एक हम लोगों ने रिवर शरावती अलग से देखा था, ये है रिवर साबरमती, है ना। शरावती रिवर जो देखा था वो जोग फॉल्स वाला रिवर था, गोवा के ठीक नीचे वाला रिवर, लेकिन ये कौन सा है, साबरमती रिवर है, ये अरावली रेंज से निकलता है और ये भी इसी डायरेक्शन में नीचे फ्लो होता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट 4 रिवर्स देखने को मिलती है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, और इधर से एक लूनी रिवर है, लेकिन लूनी रिवर यहां नीचे कहीं पर भी अरेबियन सी तक नहीं पहुंचती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोरहोइक रिवर। तो ये पूरा सिस्टम हमारा भाई रिवर का हुआ है, रिवर तो खत्म हो गया अपना, है ना, रिवर खत्म हो गया। अब इसी लेक्चर को आपको बार बार देखना है, 3 बार 4 बार 5 बार देखना है, जिससे कि ये जो रिवर वाला पोर्शन है ये आपका कंप्लीट तरीके से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से फाइन ट्यून रहे, और हर एक बात, मेरी आवाज आपको सुनाई देती रहे एग्जामिनेशन हॉल में भी, इतनी बार इसको सुन लेना आप लोग, तो भूलोगे नहीं कुछ भी। दूसरी चीज, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स और भी है अपने पास, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हम लोग देख सकते हैं। मैंने बताया था कि हम लोग इंपॉर्टेंट पासेस को भी यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पासेस जम्मू एंड कश्मीर वाले हिस्से में देखें, सबसे पहले लद्दाख वाले रीजन में देखते हैं। आपको मिलेगा यहां पर, देखो ये है आपका खुंजराब, ये आपका अघिल पास है, खुंजराब पास, अघिल पास, काराकोरम पास, खारदुंगला पास, लनकला पास और चांगला पास। ये कितने टोटल, 3 3 6 6 पासेस हैं, 6 पासेस आपके लद्दाख वाले रीजन में है। जम्मू कश्मीर वाले रीजन में और कुछ आपके इधर वाले मेन हिमालयाज वाले में आपको देखने को मिलते हैं बुर्जीला पास, बुर्जीला, जोजिला और पीर पंजाल, और यहां पर बनिहाल पास। ये इंपॉर्टेंट है कुछ, बुर्जील, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल। इसके बाद आपको इस वाले रीजन में, उत्तराखंड वाले रीजन, सॉरी हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में 3 इंपॉर्टेंट पासेस दिखते हैं। एक आपका बारालाचला, बारालाचला, रोहतांग, इन सबको अभी तक हम लोगों ने अभी तुरंत ही तो पढ़ा है ना, बारालाचला पे हम लोगों ने पढ़ा एक रिवर निकलती है। फिर हम लोगों ने रोहतांग पास में रवि और ब्यास को देखा था, है ना। फिर उसके बाद ये शिपकीला, शिपकीला देखा था कि सतलज रिवर यहीं से निकलती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स, बारालाचला, रोहतांग और शिपकीला, ये तीनों ही आपके रिवर से कनेक्टेड है, इंडस रिवर से कनेक्टेड है। फिर इसके बाद यहां पर आ जाओ, जो आपका उत्तराखंड वाला हिसाब किताब है। उत्तराखंड में आपको 3 पासेस याद रखने हैं, एक माना, नीति, लिपुलेख, ये आप सबको पता ही होगा। सिक्किम में आते हैं, सिक्किम में 2 इंपॉर्टेंट है, नाथुला और जिलेपला, ये भी आप लोग को याद रहता है हमेशा। फिर इधर आते हैं हम लोग जब अपने अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में, तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट है बोमडिला, एक यांगुआन, दिहांग, दिहांग रिवर, आप सबको याद होगा कि दिहांग रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर का पहला नाम था, और उसी में एक पास है दिहांग पास। यहां पर एक कुमजोंग पास भी है, ये कुमजोंग यूंग जैसा लग रहा है, किम जोंग यूंग जैसा, बट ये कुमजोंग है, ठीक है, कुमजोंग। ये है आपका चंकन, ये आपका लेखापानी, और यहां पर लास्ट में आपका तुजू। इसके बाद हमारे कुछ नीचे भी आते हैं, जैसे कि हल्दी घाटी एक पास है अपना,
हल्दी घाटी वही अरावली वाला हिस्सा है। और फिर यहां पर जब आप आओगे तो आपको एक असीरगढ़ किला के नाम से एक पास दिखता है आपके, ये आपका कौन सा रीजन है, सतपुरा वाले पे, ठीक है। फिर यहां पर नीचे जब आप आते हो सह्याद्री वाले रेंजेस पर आते हो तो आप थालघाट, भोरघाट, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक चोरला घाट भी है यहाँ पर, है ना, चोरला घाट गोवा के पास में मिलेगा आपको। और यहां पर नीचे हम लोगों ने पालघाट के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है। तो इतने सारे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो कि आपको देखने हैं। इसके बाद कुछ मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया है जो कि आपको याद रखना था। मेजर पोर्ट्स में आपको अगर हम लोग वेस्टर्न साइड में देखें, वेस्टर्न साइड में कांडला पोर्ट गुजरात में है, मुंबई और जेलन पोर्ट ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है, और मुंबई पोर्ट ऑब्वियसली मुंबई में है। मर्मगांव पोर्ट जो है वो आपके गोवा का पोर्ट है। और सिमिलरली न्यू मैंगलोर पोर्ट आपका यहां पर कर्नाटका का हिस्सा है। कोच्चि पोर्ट आपके केरला का हिस्सा है। फिर हम लोग आते हैं अपने ईस्टर्न साइड पर। ईस्टर्न साइड पे टूटिकोरिन और चेन्नई पोर्ट और कामारजार पोर्ट, ये 3 पोर्ट्स आपके तमिलनाडु में है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, ओडिशा में पारादीप पोर्ट, और आपका वेस्ट बंगाल में कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट, और आपके अंडमान निकोबार में आपके पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। ये इंपॉर्टेंट सारे के सारे पोर्ट्स हैं जो कि आपको स्टेट के हिसाब से याद होने चाहिए। इसके बाद यहां पर कुछ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की भी बात हम लोगों ने की थी, है ना। तो टोटल ऐसे 18 साइट्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। कुछ तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है, जैसे कि देहांग दिबांग हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद सबसे पहले स्टेट वाइज चलते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख में एक भी नहीं है भाई। सबसे पहले हिमाचल में एक है कोल्ड डिजर्ट, उत्तराखंड में एक है नंदा देवी, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, बिहार में कोई नहीं है, झारखंड में कोई नहीं है, राजस्थान में कोई नहीं है। इन सब जगहों पर कोई मैप, यूनेस्को मैप के अंदर में कुछ भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। इसके बाद सीधे हम लोग पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 2 मिलेंगे आपको, सॉरी 1 मिलेगा। उससे पहले हम लोग सिक्किम में आते हैं। सिक्किम में ये जो खांगचेंग जोंगा है यहां पर एक है, और दूसरा आपका यहां पर अरुणाचल प्रदेश में देहांग दिबांग है। इसके बाद असम में आपको 2 देखने को मिलते हैं, एक है डिब्रू सिखोवा और एक है मानस। हम लोगों ने मानस रिवर के बारे में भी पढ़ा है, और माइनस का अभी हम लोगों ने मैप भी देखा था। फिर सिमिलरली यहां पर हम लोग देख रहे थे भाई, मेघालय में क्या है, नोकरेक है, और वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है। और यहां पर जब आप उड़ीसा में आते हो तो सिमलीपाल, छत्तीसगढ़ में आपका अचानकमर अमरकंटक, यहां पर बिल्कुल एडजॉइनिंग बाउंड्री है। और मध्य प्रदेश में इसी तरीके से बाउंड्री के साथ ही 2 और मिलते हैं, एक का नाम है पन्ना और एक का नाम है पचमढ़ी। और जब हम लोग नीचे आते हैं, जब हम लोग आंध्र प्रदेश में देखते हैं तो यहां पर शेषाचलम है। शेषाचलम एक वही वाला पोर्शन है जहां से पेन्नार रिवर का ओरिजिनेशन हम लोग देख रहे थे, है ना। पेन्नार रिवर जो आपके ग्रैंड कैनियन को बनाता है। सिमिलरली नीलगिरी हिल्स आपको यहां पर ट्राई जंक्शन दिखेगा, किसका किसका, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का। और नीचे केरला में अगस्थ्यमलाई। और यहां पर हम लोगों ने गल्फ ऑफ मन्नार ऑलरेडी देखा था जब वैगई रिवर देख रहे थे, तो वैगई रिवर के आसपास वाले हिस्से में, वैगई रिवर तो ये पाक स्ट्रेट में बहती है, और उसके जस्ट नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोल रहे थे, गल्फ ऑफ मन्नार। और सिमिलरली यहां पर ग्रेट निकोबार के नाम से एक आपका क्या बनता है भाई, एक और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के अंडर में बनता है। तो आई होप दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड कि आपको आपके इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कवर करने में मैप पोर्शन से पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। कोशिश करो कि इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखो, जिससे कि आप लोग का एक थॉरो मैप, इंडिया से कुछ भी आता है तो कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटेगा, मैं तो गारंटी देता हूं भाई। आप लोग आराम से इस लेक्चर को जितनी बार देख सकते हो देखो, सुनो, ताकि ये सारी बातें आपके मन में गूंजने लगे और आप इनको बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज याद करो। मैंने भी एज इट इज ही याद किया है, कई बार सुन के याद किया है, तब जाके अभी भी मुझे कुछ चीजें भूल जाते हैं, बट इनफैक्ट अब मैंने इतनी बार इसको ड्रॉ कर लिया है, इतनी बार इसको बना लिया है कि मुझे काफी चीजें यहां से याद रहती हैं और इमेज दिमाग में बन जाता है। एलिमिनेशन करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताएं कि आपको इसमें कैसा लग रहा है, पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में जरूर से बताएं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।